लिस्टिंग से पहले वाली रात मैं ऑफिस में सो रही थी, फिर आंख खोली तो खुद को टूटी फूटी झोंपड़ी में पाया जहां हवा आती थी। यह शरीर वर्मा परिवार की बड़ी बहू मल्होत्रा अनन्या का है। उम्र 22 साल। पति का नाम वर्मा हर्षित है। वह सीमा पर सैन्य अधिकारी था। पिछले महीने युद्ध में मारा गया। उसकी लाश भी वापस नहीं आई। न बच्चे, न दहेज, न कोई सहारा। सालों से युद्ध चल रहा है। सरकार ने इस बेकार जगह को कूड़े की तरफ फेंक दिया है। अकाल और महामारी, किसी को परवाह नहीं। यह मूल व्यक्ति इतना कमजोर था जैसे सड़ा हुआ टमाटर। लगभग लोगों ने इसे चूस लिया था। अब यह कमजोरी खत्म। अनन्या, सच में तुम हो? मैंने कहा था ये चेहरा मैं सपने में भी पहचान लूंगी। तुम भी आ गई हो, है ना? मैं अकेली पागल नहीं हूँ, है ना? स्मृति, स्मृति, स्मृति। कल रात तुमने ग्रुप में भेजा था अपना नया वाटर प्यूरिफायर वीडियो। तुमने जवाब में अपना ख्याल रखना लिखा था। देर तक मत जागो। और आखिर में हम दोनों ही खत्म हो गए। अब तुम कौन हो? वर्मा परिवार की छोटी बहू, पति वर्मा अमित। युद्ध में दिमाग खराब हो गया। उसकी बुद्धि एक बच्चे जैसी है। इसे कहते हैं जीते जी विधवा होना। और तुम्हारी जेठानी का पति युद्ध में मारा गया, तो अब हम दोनों जेठानी देवरानी हैं। एक का पति मर गया, दूसरे का पति बेकार हो गया। वर्मा परिवार की दो सबसे बदकिस्मत बहुएं एक ही घर में आ गईं। शायद बाबू उसकी अतिसुवार थी। वर्मा परिवार की बड़ी बहू, सुना है सैन्य अधिकारी साहब का देहांत हो गया। अनाथ और विधवा इतने बड़े आंगन की रखवाली कर रहे हैं, बेकार है। अग्रवाल इस इलाके का गुंडा सरदार मूल व्यक्ति की याद में उसने इस आंगन और तुम्हें बहुत पहले से निशाना बना लिया था। आंगन छीनने आया है और साथ में तुम्हें भी। यहाँ सब मर्द मर गए, ये किसी और के हाथ लगेगा। मेरे साथ चलो, तुम दोनों को खिला दूंगा। मेरे पति शहीद सैन्य अधिकारी थे। पेंशन की सूची है जो कैंजून के पास दर्ज है। आज तुम इस घर में आओगे, कल सरकार जांच करेगी। सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा, नीरज। सरकार ने यह बेकार जगह छोड़ दी। भाइयों उठाओ। अमित, दरवाजा संभालो, उन्हें अंदर मत आने दो। पहरा जिया ने कहा, पहरा दो। आज तुम 3 आदमी लेकर आए, कल तुम अच्छी तरह सोचना, क्या यह आंगन कीमती है या तुम्हारी जान कीमती है? फिर आए तो अंजाम भुगतो। तुम जीत गए, चलो। मैं डर गई। मेरे पैर अब भी कमजोर हैं। अनन्या, तुम्हारा रुतबा पूर्व सीओ जैसा था, वह आज पीछे हटा, हिसाब नहीं लगाया था। जब वह समझ जाएगा कि सरकार नहीं मानती, वह फिर आएगा। यहाँ भूख से लोग मर रहे हैं, कोई शासन नहीं, लोग बिखरे हुए हैं। हम दोनों को गुजर बसर करनी है। पहले पैर जमाना होगा, काम बांट लो। मैं लोग, व्यवस्था, दिल संभालूंगी। तुम तकनीक जानती हो, बच सकती हो, चीजें बना सकती हो। बाहर से सज्जन बहने पीछे। मैं तुम्हारी पीठ संभालूंगी, तुम मेरी पीठ संभालोगी। कोई पहले नहीं हटेगा। कल रात गिनती की तो घर में सिर्फ 2 मुट्ठी भूसी बची है। कुछ फफूंदी लगी रोटियां। 3 दिन भी नहीं टिकेगा। पूरे गांव में यही हाल है। जमा अनाज खत्म हो गया। आज सुबह फिर गांव के पूरब 2 बूढ़े भूख से बेहोश हुए। हम खुद तो भूखे मरने वाले हैं और दूसरों की चिंता करें। मैं दखल नहीं देना चाहती। बस यह अकेला आंगन है जिसमें 2 औरतें और एक बेवकूफ हैं। अगर गांव में हंगामा हुआ तो हम सबसे पहले कुचले जाएंगे। लोगों का मन बिखर गया तो कोई नहीं बचेगा। यह आधी रोटी, तुम दोनों में से एक को मार डालो, दूसरा भी पेट नहीं भरेगा। जीना चाहते हो या साथ मरना चाहते हो? तू विधवा है, क्या हक है तुझे बोलने का? मुझे कोई मतलब नहीं, तुम लड़ो। मुझे बस यह पता है कि किस बंजर जमीन की जड़ें खाई जा सकती हैं। मुर्दा नहीं खाएंगे। जो जीना चाहते हैं वो मेरी एक बात मान ले। जो लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। उस भैया की मुट्ठी ने मुझे लगभग इस वीडियो बनाने वाली को समय से पहले खत्म कर दिया। अब से किसी भीड़ में कूदने से पहले देख लेना। तूने लड़ने वालों को बचाना सही किया, लेकिन मैं तो कोने पर नजर रख रही थी। नीरज फिर आ गया। हमने सबके सामने कहा कि हमारे पास खाने की चीजें हैं जो हम बांट सकते हैं। यानी पूरे गांव को बता दिया और उसे भी बता दिया कि वर्मा परिवार के पास अभी भी भंडार है। आज रात ही कोई इस दरवाजे पर नजर रखेगा तो मैं आज रात नहीं सोऊंगी। दरवाजे पर कुछ ऐसा लगाऊंगी जिससे आवाज हो। जो कोई आधी रात में घुसेगा मैं पूरे गांव को सुनाऊंगी कि वह चोर है। पहली डील में तकनीक से हिस्सा ले सकते हो। बस एक विधवा और एक बेवकूफ दरवाजा तोड़कर अनाज लेकर भाग गया। किसने यह बुरी चाल चली? स्वागत है, कदम संभालो चोर पकड़ने का। हमारा तरीका, यह धूल कभी नहीं धुलेगी। कल पूरा गांव पहचान लेगा तेरा यह चोर चेहरा। नीरज रात में दीवार फांद कर आया, दरवाजा तोड़कर अनाज चुराया, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये दोनों चीजें जब्त करके कर्ज चुकाओ। जेब के पैसे भी छोड़ो, हमारे डर का मुआवजा समझो। तू मुझे ठग रहा है। सब देख रहे हैं। यही पहले चोरी करने आया था, इसने किसको नहीं सताया।
आज सब हिसाब कर लेंगी, या तो सामान छोड़कर हार मानो, या तो मैं इसे बांधकर सिपाही का इंतजार करूंगी। इसने मेरे बच्चे की रोटी छीनी थी, इसने मुझे ठगा था। मुआवजा दे दूं तो चलेगा? चोरी करने गया था, उल्टा नुकसान हुआ। यह फावड़ा, मैं खेती के औजार बनाऊंगी, रस्सी मैं रख लूंगी, बाड़ बनाऊंगी। अनन्या, यह हमारा पहला शुद्ध लाभ है। तकनीकी हिस्सेदारी, असली जीत। सबसे बड़ी बात यह है, आज रात के बाद पूरे गांव ने देख लिया, वर्मा परिवार कमजोर नहीं। बुरा हुआ, मेरे घर वाले को तेज बुखार है, उल्टी और दस्त लग गए। महामारी लोग लेने आई, अगरबत्ती जलाओ, राख पानी पिलाओ। रुको रुको, मत पिलाओ, यूं पिलाने से मर जाएगा। तू विधवा क्या जाने, महामारी को चुनौती, पूरा गांव मरेगा। यह महामारी नहीं है, तेज बुखार, उल्टी और दस्त एक साथ फैल रहा जलजनित रोग। देर हुई तो पूरा गांव मिट जाएगा। महामारी कहाँ है मैं बताती हूँ। वह छिपी है तुम्हारे रोज पीते नदी पानी में, जंग में मरे, उथले गड्ढे गंदगी नदी में मिली, एक घूंट पीते ही एक घर ढेर। बकवास, मैं तो उम्र भर पीता रहा। तो आपका दूसरा पोता क्या, वह पहले बीमार हुआ, क्या वह रोज जाता था नदी से पानी लाना और कच्चा पीना? सभी महामारी मान 3 दिन माथा टेका, 7 लोग बीमार हुए। मेरे भाई बहन पर भरोसा करो, बस 3 दिन आजमाओ, 3 दिन में ठीक न हुए, हम वर्मा परिवार अपना अंतिम अनाज गांवों को देंगे। पहला कदम, सभी रोगियों को अलग करो। इस लाइन के पार क्वारंटीन है। बुखार, उल्टी, दस्त वाले अलग रहेंगे, अपने अपने बर्तन और कटोरे रखो, कोई मिलना जुलना नहीं। क्यों मेरे बाप को अलग बंद कर रही हो? अगर उन्हें मरना है तो मैं भी साथ हूँ। अगर तुम अलग नहीं रहोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार बीमार पड़ जाएगा। यह बंद करना नहीं, बचाना है। शिया की मानो। पहले वाली शिया उससे डरती थी, उससे बचती थी, लेकिन इस बेवकूफ की नजर में और दिल में बस एक शिया है, अमित। मेरी मदद करो, उन पुरानी चटाई और गंदी चीजों को गांव के मुहाने पर ले जाकर जला दो। याद रखो, मरीजों के बर्तन मत छूना। जला दो शिया की मानो। आज से जो कोई पानी में गंदगी डालेगा या क्वारंटीन नहीं होगा, उसे गांव से एक कौर भी नहीं मिलेगा। जो न माने सामने आओ। नहीं, अब उल्टी बंद। सचमुच अब थोड़ा ठीक। तेरी यह लाइव स्ट्रीम फ्लॉप हो गई, लेकिन रेटिंग वापस आ गई। भाभी संभल कर बोलो, इसे कहते हैं छवि पलटना। सिर्फ ऊपरी इलाज किया, असली बीमारी अभी भी पानी में है। गंदा बदबूदार ऊपर, लाशें दबी हैं, यही बीमारी का अड्डा है। अलगाव सिर्फ लक्षण ठीक करता है, साफ पानी ही जड़ से खत्म करता है। हमारे वो करोड़ फैन स्मृति क्रिएशन, क्या उसने कचरे का ढेर नहीं लिया था? लाइव में पानी छानने वाला बनाया था। उस एपिसोड को 80 लाख व्यूज मिले। अब पूरे गांव के लोग यहाँ हैं। एकमात्र रिप्ले, सब ध्यान से देखें। सबसे नीचे मोटे पत्थर बड़े कण रोकते हैं, ऊपर बारीक रेत मिट्टी छानती है, फिर कोयला गंध और जहर सोखता है। ऊपर सूती कपड़ा बारीक कण पकड़ता है। समझ ना आए तो कोई बात नहीं, 4 शब्द याद करो, पत्थर, रेत, कोयला, कपड़ा। गंदा पानी अंदर, साफ पानी बाहर। स्मृति को चाहिए हटाओ। वांगपो यही कटोरा रोज पीती हैं। यह कटोरा एक ही नदी से होकर आया है। बताइए कौन सा कटोरा रोग वाला, कौन सा जीवनदायी? मीठा है, पानी मीठा है। पानी साफ करने की कला काम कर गई। इस घड़े का नाम रखना है, क्या नाम? स्मृति ब्रांड, ऑयन सीमित संस्करण, देवरानी। संभल कर बोलो। रुको रुको रुको, तेरे हाथ नदी के पानी से भी गंदे हैं। यह टब बर्बाद हो गया। बस पानी ही तो है, पी लो, क्या फर्क पड़ता है? बात तो है, कल जब 7 लोग बेहोश हो गए तब किसी ने नियम नहीं पूछा। आज से 3 क्षेत्र अलग अलग होंगे। पानी लेने का क्षेत्र सिर्फ ऊपरी धारा से साफ, पानी का क्षेत्र सिर्फ साफ पानी देगा। अनधिकृत प्रवेश निषेध, नहाना धोना और कपड़े धोना सब निचली धारा में। तीनों क्षेत्रों में आना जाना मना, बर्तन आपस में बदलना मना। किसने गंदे हाथ साफ पानी के टब में डाले? यानी पूरे गांव के कटोरे में थूकना। इतना दखल देने से थकते नहीं? पहली बार उल्लंघन, आज अनाज नहीं। दूसरी बार साफ पानी सूची से बाहर, खुद जाकर कच्चा पानी पियो। थक गई। यूट्यूबर होने पर इतनी थकान नहीं थी। पहले सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कुराना था। हाँ, पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ हस्ताक्षर करती थी। अब पूरे गांव के पीने नहाने शौच का प्रबंध करती हूँ। अनन्या, अगर इस जगह पर सिर्फ मैं अकेली होती, यहाँ आ जाती, मैं सच में पागल हो जाती। तो हम 2 हैं, वादा करो कोई भी पहले नहीं जाएगा। तुम तो माँ हो, फिर भी वादा करती हो।
बुरा हुआ। अन्न भंडार पूरा हुआ, आखिरी बीज भी खत्म हो गए। खाना खत्म। साफ से साफ पानी पी लो, भूखों मरोगे। पानी का मामला सुलझ गया, जान अभी खतरे में है। अनाज खत्म होना महामारी से भी जल्दी बवाल मचाएगा। यह कड़वा है पर जहर नहीं, खा सकते हो। यह लाल जड़ वाला जहरीला है, फेंक दो। यह घास के बीज भूख मिटाते हैं, बहुत कीमती हैं। ये सब मेरे लिए बचा के रखो। यह घास दांतों में फंसती है, कड़वी है, गले नहीं उतर रही। किसने कहा तुम सीधे खा लो? मेरे साथ आओ, एक नई तरकीब सिखाती हूँ। किण्वन, ठंड में कुछ दिन ढककर रखो, इसे खुद पकने दो। कड़वापन खत्म हो जाएगा, बचा हुआ नरम होगा, गले से उतरेगा और भूख मिटाएगा। सच में खा सकते हैं? किण्वन से कड़वापन हटता है। पेड़ की छाल चबाने से तो बेहतर है, कम से कम दांतों में फंसता है, दिल में नहीं। तुम्हारी यह जबान घास खाने को भी नया अनुभव बना दिया। भाभी, इसे कहते हैं आपातकालीन खाने का ब्लॉगर सफलतापूर्वक बदल गया। घास सिर्फ आपातकालीन है, लंबे समय तक जीने के लिए खेती जरूरी है। जारी रहेगा। जंगली घास 15 दिन न टिके। खेती करो तो अगला साल मिलेगा। यह जमीन बंजर और सख्त है, पुराना कुदाल खोदते ही टूटता है, औजार खराब हैं, कितने भी लोग हों बेकार। तो फिर मुझ पर छोड़। खेती के औजार सुधार, यह मेरा काम है। कुदाल की धार पतली और भारी करो, वजन से नीचे धंसता है। रेक के दांत घने करो, मिट्टी तोड़ो और नमी रखो। शिया हुआ रेखा पर मारो। चाहे जैसे अनाज बांटो, एक एक हिस्सा, इतनी मेहनत क्यों? नया नियम, आज हर समूह जमीन खोदेगा, हर ब्लॉक का हिसाब होगा। जो अधिक खोदेगा कल उसे अधिक राशन मिलेगा। जो धूप में पड़े रहेंगे कल उनका हिस्सा आज के अनुसार कम होगा। एक साथ खाना आलसी बनाता है, पहला कदम यहीं से शुरू होगा। जितना काम उतना मिलेगा, यह बात उन्हें देर सवेर समझनी होगी। जारी रहेगा। आजकल रात में दीवार के बाहर आवाज सुनाई देती है। हमारे पास अनाज है, किसी की नजर लग सकती है। गांव में शांति की खबर फैल गई है। भूखे बिखरे सैनिक देर सवेर आएंगे। दीवार बनाने का समय और सामान नहीं, पहले एक उपाय चाहिए। कम खर्च में बड़ा काम करने वाला चोरी रोकने का उपाय। रस्सी को जमीन के पास नीचे खींचो, रात में दिखाई नहीं देगी। पैर में ठोकर लगेगी, मुंह के बल गिरोगे। फूटे कटोरों को पिरो कर लटकाओ, छूते ही खड़खड़ करके अलार्म बज जाएगा। बजरी बिछाओ, पैर पड़ते ही कंकड़ चुभेंगे और आवाज होगी। एक रस्सी, कुछ टूटे फूटे पत्थर, दीवार बनाने से 10,000 गुना सस्ता। इसे कहते हैं पहली पीढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था। गरीब के पास गरीबी का तरीका होता है। टेने काम आई साझे था। मजबूत है, कोई पार नहीं कर पाएगा। अमित, घंटी बजते ही तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और रोक दो। बाहर मत भागो, किसी की जान मत लो, समझे? घंटी बजे, दरवाजे पर खड़े होकर प्रिया को बचाओ। उसका दिमाग बच्ची जैसा है, लेकिन यह आज्ञाकारिता और ताकत हमारे लिए अब सबसे मजबूत दीवार है। गांव स्थिर होने पर और पैसे जमा होने पर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। सब चुप रहो, अनाज ले जाओ, जो बोले उससे काटो। सिया का अनाज मत लो। कहां से आया बेवकूफ, भाग। नीरज के आदमी हो, वापस जाकर उससे बता वर्मा के किले में आना आसान, जाना मुश्किल। अमित रोक रहा, पीछा नहीं। रोकूं, पीछा नहीं। यह बड़ा बेवकूफ मौके पर सबसे काम आता है। हमारे गांव का सारा अनाज बचा लिया। शाबाश महान नायक। सिया सराहा। पहली दीवार खड़ी हो गई, पर नीरज के पीछे सिर्फ नीरज नहीं, तो हम गांव को ऐसा बनाएं कि वे न तोड़ सकें। यह गांव दिलचस्प है। यह कुदाल मैंने पहले छुआ था। कल तय हुआ था कि आज मेरी बारी है। समझ में आया? न कुदाल की कमी है न पानी की, बस बांटने वाला कोई नहीं। एक चीज के लिए 2 लोग रोज लड़ते हैं। चीजें तुम बांटो, लोगों को मैं संभालूंगी।
तुम काम बांटो, मैं नियम बनाऊं। काम साफ है, चलो शुरू करें। मेरी बात सुनो सब। साथ कुदालें, 50 लोग हैं, रात होने तक भी साथ ही रहेंगी। आज से हाथ स्थिर वाले खेती करें, तेज नजर वाले भोजन की तलाश करें, ताकतवर चौकसी करें, फुर्तीले सफाई करें। हर कोई अपना काम करे, औजार एक जैसे दिए जाएं, इस्तेमाल के बाद वापस करो। इस तरह भी बांट सकते हैं? ग्रुप बन गए, अब नियम बनाएं। नियम मानने वालों को कल खाना और पानी मिलेगा। लाइन तोड़ने, चीजें छीनने, काम छोड़ने वालों को उसी दिन खाना बंद। नियम बातचीत के लिए नहीं है, बचने के लिए हैं। ग्रुप बनाओ। बहुत मेहनत। मैं तो नहीं करूंगा, देखता हूँ ये 2 विधवाएं मेरा क्या कर लेंगी। नहीं करना चाहते तो चलेगा, उसका नाम खाने की सूची से हटा दो। खाना नहीं दोगी तू बाहरी विधवा? मेरे खाने पीने पर नियंत्रण रखने की हकदार है। राजेश पटेल, तुझे किसने इजाजत दी उसे छूने की? झीशिया को मत छुओ, भाभी को मत छुओ। अनाथ विधवा को सताना क्या मर्दानगी है? कहाँ गिरे? चोट लगी? तुम हो तो गिर नहीं सकती। अगर कोई तुम्हें फिर छुआ तो मैं उसके सिर पर पानी का टब दे मारूंगी। देखा, 2 विधवाएं नियम बना रही हैं और हिंसा भी कर रही हैं। ये हम पर हुकूमत करना चाहती हैं। कौन जाने इनका इरादा क्या है। लगता है सारा गांव का अनाज हड़पना चाहती हैं। गांव वालों, पास आ जाइए, आज काम नहीं करना है। मैं आप सबको हिसाब बताऊंगी। हम दोनों वर्मा के किले की बहुएं इन 10-12 दिनों में क्या किया, एक एक बात साफ साफ बताऊंगी। पहले दिन किसके घर के सामने सड़ी गली लाशें नहीं पड़ी थी, मक्खियां भिन भिना रही थी, हमने जला दी तब महामारी नहीं फैली। कविता जी, आप ही बताई है ना? इस दिन से आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ा। हाँ, इसी दिन से। यह पानी की टंकी, राजू तुम आकर बोलो, बुखार में बड़बड़ा रहे थे, कौन सी टंकी का पानी पिया? यह टंकी का पानी पीकर दूसरे दिन बुखार उतर गया। और जिन्होंने जंगली घास खाकर जान बचाई, हाथ उठाओ, मैं देखूं। हाँ, मैं और मेरे पूरे परिवार ने खाया। कल किसने कहा था कि वह विधवा अनाज हड़पना चाहती है? सामने आओ। स्मृति जी, दिल की बात कह रही हैं। मैं आपको पूरा हिसाब दे दूं। जितना अनाज आया उतना बांटा गया। हम वर्मा परिवार ने खुद कितना खाया, एक एक दाना हिसाब में है। जिसने कहा कि हम दोनों घर चलाना चाहती हैं, आकर जांच कर लीजिए। जांच के बाद भी अगर वैसा ही लगे तो मैं यह रजिस्टर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, अब नहीं, मुझसे गलती हुई। कभी नहीं देखा कि कोई अफसर हमारा हिसाब रखे। ये दोनों बहुएं तो देवी हैं। हाँ। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, मैंने बेबात कही। कभी नहीं देखा कि कोई अफसर हमारा हिसाब रखे। ये दोनों लड़कियां तो जीती जागती देवी हैं। ठीक। हिसाब साफ है, इनाम सजा उचित है, असल काम से सबको मनाया। ये दोनों जवान औरतें शहर के उन अफसरों से जो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, दुनिया चलाना ज्यादा जानती हैं। बूढ़े देवांशु फिर से यहाँ ज्ञान बघार रहे हो। उम्र भर पुरानी भाषा पढ़ते रहे, फिर भी दीवार के सहारे भीख मांगते हो। पढ़े लिखे तो बेकार होते हैं ना। मगर इस जमाने में उनके अलावा और कौन है जो सच में जनता के लिए हिसाब रखे? आज के इस सीधे प्रसारण की दर्शक संख्या चरम पर। पहला चरण, विपत्ति से बचाव, पार, जान बच गई। मगर आज मैंने नीचे कई लोगों के चेहरे पीले देखे, 2 कदम चलते ही हांफते हैं। बच्चे भी बेजान हैं, भूख से तो नहीं, सबने खाना खा लिया। खाना खाकर भी उल्टा कमजोर। स्मृति, तुम विज्ञान की छात्रा हो, रोज मुंह में डालने वाली चीजों में क्या इसमें जहर छिपा हो सकता है? यानचिंग, समस्या इस नमक के पैकेट में है। फिर एक बेहोश हो गया। इस महीने का 5वां। बीमारी है या जादू? स्मृति और सबसे मेहनती काम करने वाले लोग बार बार बेहोश हो रहे हैं। यह ठीक नहीं है, तुम आओ और देखो। न बीमारी न जादू, यह नमक है। सब आंखें खोलकर देखो, तुम रोज जो नमक खाते हो उसका आधा हिस्सा गंदगी है। चक्कर, कमजोरी, बच्चों का न बढ़ना, सब इस नमक की वजह से है। पर पीढ़ियों से तो यही नमक खाया जा रहा है। पूर्वज भूख और बीमारी से भी मरे हैं। अगर पुराने नियम सच में काम करते तो तुम आज इस हालत में नहीं होते। मुझे 3 दिन दो, 3 दिन बाद पूरा गांव साफ नमक खाएगा, सफेद और सुरक्षित नमक। सफेद नमक? वह तो शहर के अमीरों का बहुमूल्य नमक है। अमीर खा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं खा सकते? यह काम मैं लेती हूँ। वह लोगों को, मैं नमक को अलग अलग संभालेंगी। हैं, घोलो, बैठने दो, छान लो, उबालो, सारी गंदगी हटा दो। बस ईंधन, बर्तन और मेहनत ज्यादा लगती है। ईंधन और बर्तन मैं जुटाऊंगी, मेहनत के लिए खेती समूह से लूंगी। कल से काम शुरू। दीवार के पास फिर कोई साया है? ये सब पंडित थी, देसाई थी, ताती। इन दिनों में तीसरी बार है। सफेद नमक अभी बना नहीं कि किसी की नजर पड़ गई। सावधान रहो।
वर्मा का किला सफेद नमक बनाएगा। मुझे यह खबर अच्छे दाम में बेचनी है। ये टूटे हुए घड़े और फटी हुई कड़ाही पिछले महीने पूर्वी गांव के खंडहर से खोद कर लाए थे, लेकिन शर्मा जी ने हमें 3 बार कोशिश करवाई। पहली 2 बार सब काली गांठ बन गई, तीसरी बार सफल हुई। सरकार को वर्मा के किले की परवाह नहीं, जंगली भी नहीं चाहते, न नमक व्यापारी न डॉक्टर। जो कमी है सब खुद बनाना पड़ता है। याद रखो, पहली टीम मिलाने के लिए, दूसरी टीम तलछट देखेगी, तीसरी टीम आग की देखभाल करेगी। सब अपनी जगह पर, भीड़ मत करो। पहला कदम, मोटा नमक पानी में घोलो, जोर से हिलाओ जब तक पूरी तरह घुल न जाए। दूसरा कदम, कोई हिले नहीं, मिट्टी और रेत को अपने आप नीचे बैठने दो। स्मृति ने कहा हिलाओ। वाह अमित, बहुत अच्छे। रात को तेरे लिए चिकन की मालिश करूंगी, चिकन को मसल कर नरम करूंगी। मुर्गी अमित नहीं खाएगा, स्मृति खाएगी। हाँ। क्या छानना? सब नमक है, सुखा दो तो हो जाएगा। रुको, छानना मत, पकाने पर भी वही जहरीला नमक मिलेगा। बस ये कदम बाकी है, पूरी कड़ाही खराब होगी। क्या तू भरपाई कर सकता है? यह बदमाश रोज शॉर्टकट लेना चाहता है। लड़ाई से बचा हुआ जलाओ। यह सीमांत सैनिक दल का है। किले में आधे से ज्यादा पुरुष मर गए। बचे हुए ज्यादातर उनके माता पिता, पत्नियां और बच्चे हैं। लड़ाई का बचा जलाओ। ये सीमांत सैनिक दल का है। किले में अधिकतर मर्द मर गए। बचे हुए ज्यादातर उनके माँ बाप, बीवियां और बच्चे हैं। मुर्दों का लोहा। पहले जिंदा लोगों के लिए कुदाल और बर्तन बनाओ, बाद में किले के आसपास पुराने युद्ध क्षेत्रों को फिर से खोदो और जो पिघल सके सब वापस ले आओ। मीठा नमक क्या कड़वा हो सकता है? मैं 60 साल जी पहली बार सफेद नमक खाई। हाँ हाँ हाँ। 3 दिन का काम 2.5 दिन में निकाल दिया। स्मृति ब्रांड महान साम्राज्य ओयन का परिष्कृत मॉडल सफेद नमक गोदाम में आया। सबको समान रूप से बांटा जाएगा। काम के अंक के अनुसार लो, कोई न छीने। ज्यादा चाहो तो ज्यादा काम करो। घाव और बिगड़ता जा रहा है। लगता है बच नहीं पाएगा। नमक की समस्या हल हो गई, लेकिन देखो, वर्मा के किले में न कोई डॉक्टर है न दवा। एक मामूली चोट भी जान ले सकती है। तो अगला काम दवा होगा। इसे कम मत समझो, उसके घाव का इलाज इन्हीं बेकार घासों पर निर्भर है। पूरी रात बुखार रहा आदमी बेहोश हो गया। यह हाथ शायद नहीं बचेगा। संक्रमण अंदर घुस गया, आधा दिन और लगा तो मर जाएगा। स्मृति, कितना भरोसा है? यह जान का सवाल है। मुश्किल वक्त में जितना करो उतनी गलतियां बचा लिया तो काबिलियत है। नहीं बचा तो ये जान हम दोनों के सिर। पूरा किला देख रहा है। भाभी जिम्मेदारी से इतना डरती हैं, तो आगे वर्मा के किले में किसी को चोट लगी तो सब चुपचाप देखते रहेंगे कि वह सड़कर मरे, तो आप अकेली कैसे इलाज कर सकती हैं? क्योंकि मैं स्मृति की रचना हूँ। यहाँ आने से पहले प्लेटफॉर्म पर टाइम ट्रैवल का ट्रेंड था। मैंने ट्रेंड का फायदा उठाकर एक शो शुरू किया, स्मृति की जंगल सर्वाइवल गाइड। दूसरा एपिसोड था प्रागैतिहासिक युग में कैसे जीवित रहें। न वैद्य न दवाखाना, कैसे जंगली घास से एंटीसेप्टिक दवा बनाई, पानी उबालकर संक्रमण से कैसे बचें, पीप भरे घाव का इलाज कैसे करें। उस एपिसोड को 80 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। कमेंट में सब मुझे जंगल का डॉक्टर कहते थे। तो तुम बिना सोचे नहीं कर रही थी जड़ी बूटियां। मैं पहचानती हूँ। दवा का सिद्धांत मैं समझा सकती हूँ। यह प्रक्रिया मैंने दर्जनों बार की है। यह जान मैं लेती हूँ। ठीक नहीं हुआ तो मुझसे पूछना। मैं जड़ी बूटियां पहचानती हूँ। मैं औषधि गुण बता सकती हूँ। मैंने ये तरीके दर्जनों बार किए हैं कि दाने सी अजवाइसी का दिए हैं। मैं इस जान की जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर ठीक ना हुआ तो मुझसे पूछिए। सब सुनो, पानी उबालो, साफ कपड़े रख लो, इस कमरे को दवा कक्ष बनाओ, स्मृति जो मांगे वो दो। यूं ही मान लिया? तूने अपनी जान दांव पर लगा दी, तो मैं पूरे गांव को दांव पर लगाकर तेरे साथ यह दांव लगाऊंगी। हैं? यह सिंहपर्णी है। पत्ते और जड़ बुखार और विष दूर करते हैं। मवाद निकालती और सूजन घटाती है। मवादी घाव का पहला इलाज यही है। यह कुल्फा है। इसे लंबी उम्र की सब्जी भी कहते हैं। पीस कर लगाओ, सूजन, लालिमा और दर्द कम करता है और घाव भरता है। यह बैंगनी बनफशा है, विष और फोड़े की अच्छी दवा। इन तीनों को मिलाकर मवाद, सूजन और विष का इलाज मिल जाता है। क्या ये सब घास सुअर को भी नहीं भाती? क्या यह घास का लेप सड़े घाव को ठीक कर सकता है? जब घास ही काफी है तो डॉक्टर की क्या जरूरत? घास तो घास ही है, सही जगह लगाओ तो दवा है। पक्का नहीं? 3 दिन में दिखेगा। पहले रस निकालो, धीमी आंच पर पकाओ। झाग निकालो, गाढ़ा होने तक पकाओ। आंच तेज मत करो, तेज आंच से गुण जल जाएंगे। थोड़ा तेल मिलाओ, लगाने में न सूखे न फटे। दूसरा, घाव बंद करो ताकि गंदगी अंदर न घुसे।
तेल मिलाकर लगाओ तो फटेगा नहीं और घाव बंद करेगा ताकि गंदगी अंदर न घुसे। सिंहपर्णी, कुल्फा, बैंगनी पुष्प मात्रा और आंच चम्मच पर लग जाए और टपके नहीं। मैंने सब याद कर ली। इस एक को ठीक करो, आगे इसी नुस्खे से बनाओ, यही पूरे गांव की दवा होगी। रोज पट्टी बदलो, गंदी पुरानी जला दो। न जलाओ, पीप सूख गया, यह बाजू बच गया। स्मृति जी, चमत्कारी मरहम है। चमत्कारी मरहम नहीं, बस सिंहपर्णी, कुल्फा, बैंगनी पुष्प हर जगह मिलते, कोई भी तोड़कर बना सकता। घाव के अनुसार दवा बांटो, गंभीर वाले पहले लो, हल्के वाले लाइन में, सबको मिलेगा। धक्का मत, आगे दवाखाने में हमेशा रहेगा, चोट लगे तो कभी भी ले लो। अच्छा तो है, लेकिन मैंने 2 दिन देखा कई लोग काम में और सुस्त हो गए। ये साझा खाना बंद करो। जारी रहेगा। हम सबको एक जैसा मिलता है, चाहे सुबह से शाम तक मेहनत करो या दिन भर पेड़ के नीचे सोते रहो, बस इतना ही फर्क है। बस यही नियम है, चाहे ज्यादा करो या कम, सबको एक जैसा। तो आराम करो, क्या फायदा, मेहनत करके भी कोई इज्जत नहीं मिलती। बराबरी का विरोध करना बंद करो। मुझे यह नियम पसंद है, चाहे ज्यादा करो या कम, सबको एक जैसा। तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगी, बैठकर हिस्सा लूंगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तू तो पूरा मामला खराब कर रही है। तो क्या हुआ, मैं एक विधवा हूँ, मैं तुम जैसे मर्दों से कैसे ताकत लगाऊं? नहीं कर सकती तो जिद करके लूंगी, यही तो हुनर है। जिसे एतराज हो वह मुझसे सामना करे। क्या वर्मा के किले का नियम बड़ा है या तुम्हारी मुट्ठी? रुको रुको, अनाज बांटने पर झगड़ा हो गया। पटेल सारा दिन सोता रहा, लेकिन उसे उतना ही मिला जितना सिंह को मेहनत करने पर, और सिंह ने हंगामा खड़ा कर दिया। बोलती है कि चाहे ज्यादा करो या कम, सबको एक जैसा। बैठकर हिस्सा लेना बेहतरीन बात है। तो फिर मैं यहाँ बेवकूफ बनकर क्यों मेहनत करूँ? चलो वापस चलते हैं, बैठकर भी उतना ही मिलेगा, बैठने में क्या हर्ज है। मैं तो अपने बच्चे के लिए खाना कमाना चाहता था, तो वर्मा के किले में मेहनती ही सबसे बेवकूफ हैं। मैं बच्चे के लिए ज्यादा अनाज कमाना चाहता हूँ। पता चला वर्मा के किले में मेहनती सबसे बेवकूफ है। यानकिंग, सबसे मेहनती लोगों का दिल टूट गया। यह सिर्फ हार मानना नहीं है, यह ईमानदार लोगों को मारने पर उतारू है। लोग गरीबी से ज्यादा अन्याय से नफरत करते हैं। कम करो या ज्यादा, एक जैसा मेहनती लोग बेवकूफ बन गए। व्यवस्था रंग की हांडी है, अच्छा आदमी भी उसमें गिरे तो साफ नहीं निकलता। एक दिन में ही आधा कर दिया। इसी तरह चलता रहा तो पहले की जुताई और झोपड़े सब बेकार हो जाएंगे। यानकिंग, अब और इंतजार नहीं कर सकते, अब और इंतजार नहीं। आज रात यह बंटवारा तोड़ो, मैं काम की कीमत तय करूंगी। 1 बीघा जुताई 10 अंक, 10 गागर पानी लाने पर 5 अंक। दाम साफ साफ लिख दो। तुम दाम तय करो, मैं नियम तय करूंगी। जितना काम उतना हिसाब, उतना ही अनाज मिलेगा। ज्यादा काम ज्यादा मिले काम, नहीं तो कुछ नहीं। रुको, पूरे किले में सैकड़ों लोग हैं, रोज हिसाब लिखना, हर महीने जांच। हम दोनों अकेले यह सब नहीं कर सकते, एक पढ़ा लिखा हिसाबी चाहिए। इस किले में भूखे, सैनिक, किसान 90% अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे लोग कुछ दिन पहले नोटिस लगाने वाले दिन दीवार के पास बैठे थे, जिन्हें राजेश पटेल ने सबके सामने थूका। वह बूढ़ा विद्वान जिसे पढ़ाई बेकार कहा जाता था। देवांशु मिश्र बहुत पढ़े लिखे हैं, हिसाब किताब और गणित उनका काम है। जारी रहेगा। कुछ दिन पहले नोटिस चस्पा करने के दिन दीवार के पास बैठे थे और राजेश पटेल ने सबके सामने थूक दिया था उस बूढ़े विद्वान पर जिसे कहा जाता था पढ़ लिख कर बेकार। देवांशु मिश्र बहुत पढ़े लिखे हैं, हिसाब किताब रखना उनका अपना काम है। आज से सामूहिक रसोई खत्म करो, काम के अनुसार मेहनताना दो, ज्यादा काम ज्यादा मेहनताना। लेकिन पूरे किले में सैकड़ों लोगों का रोज हिसाब रखना होगा, एक पढ़ा लिखा हिसाबी चाहिए। मैं देवांशु मिश्र का नाम प्रस्तावित करती हूँ। वह बूढ़ा हवा से गिर जाएगा, कुदाल भी नहीं उठा सकता, सिर्फ कलम घुमाने पर अनाज क्यों मिले? हाँ, हम जमीन खोते हैं जान लगाकर, वह छांव में बैठकर लिखता पड़ता है। यह कैसा न्याय है? दोनों मालिकों, अगर पढ़ने की बात है, मेरे बेटे को भी थोड़ा बहुत आता है। यह हिसाबी का काम तो बहुत फायदे का है। फायदे का काम बाहर वालों को क्यों दें? हाँ हाँ, मेरे लड़के को आने दो। वह बूढ़ा एक पैर कब्र में है, जगह घेरे बैठा है, काम नहीं करता। मेरे पिताजी अभी यहीं खड़े हैं। तुम लोग पहले ही उनकी नौकरी हड़पने लगे। छी, तुझे शर्म नहीं आती? रोज बूढ़े को जानवर की तरह काम करवाते हो, बचा हुआ खाना खिलाते हो, लकड़ी के कमरे में सुलाते हो, सबसे भारी काम करवाते हो। सर्दियों में एक पूरा कोट भी नहीं देते। अब मांस की गंध आ गई, अब बूढ़े के पीछे पड़ गए हो फायदा उठाने। तू लफंगी औरत, तुझे क्या? मैं तो मानती हूँ बूढ़े को पढ़ना लिखना आता है, वर्मा के किले में सबसे योग्य है। तुम कृतज्ञ लोग उनका काम छीनने के लायक हो। मेरे हिसाब से यह हिसाबी का काम उन्हीं को करना चाहिए। अगर उन्होंने एक दाना भी हड़पा, मैं सबसे पहले उन्हें नहीं छोड़ूंगी। कविता सिंह की बात ठीक है,
पिताजी, हिसाबी का काम बहुत जिम्मेदारी का है। इसमें कोई घपला नहीं चल सकता। इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने जीवन भर पढ़ा हो, जो ईमान पर अटल रहे। वर्मा के किले का यह हिसाब, मुझे आप पर भरोसा है। कविता की बात सही है देवांशु जी, खाते का काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। इसमें कोई बेईमानी नहीं चलती। चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पढ़ा हो और अपनी ईमानदारी पर कायम रहे। वर्मा के किले के इस हिसाब पर मुझे आप पर भरोसा है। अब मैं ही सबकी प्रभारी हूँ। जिसे यह मंजूर नहीं, वह अलग होकर अपनी जिंदगी जी सकता है। जो मेरे साथ रहना चाहता है और अच्छी जिंदगी चाहता है, तो मुझे काम मत सिखाओ। मेरी आधी उम्र की पढ़ाई कहीं काम ना आई। आज भी कोई इस बूढ़े पर भरोसा करता है। मैं कहती हूँ आप काबिल हैं तो आप काबिल हैं। हम अभी भूखे हैं। पढ़ना लिखना पेट भरने के बाद आता है, लेकिन हम हमेशा भूखे नहीं रहेंगे। बुजुर्ग, मुझ पर भरोसा करें। आगे आपकी बहुत जरूरत होगी। बात के साथ दहाकगी। खजाना मिल गया। एक ऐसा व्यक्ति जो लिख पढ़ सकता है और इस सम्मान को कद्र करता है। 10 राजेश पटेल से भी ज्यादा कीमती है। एक बूढ़ा बेकार आदमी, एक बदमाश विधवा। यह गड़बड़ी मजेदार है। आज से सामूहिक भोजन का नया नियम खत्म। हर किसी को एक मजदूरी पुस्तिका, हर काम का हिसाब लिखा जाएगा। महीने के अंत में अंकों के बदले अनाज सामान जितना काम उतना मिले। बिना काम के भूखा रहना। 1 बीघा जोतने पर 10 अंक, 10 बाल्टी पानी पर 5 अंक, नमक सुखाना, आग देखना, सिलाई, सबके अंक तय। देवांशु जी बैठकर हिसाब रखेंगे। हर लेन देन सबके सामने दर्ज होगा। एक अंक भी गलत नहीं। कोई बहाना या आलस्य नहीं चलेगा। अरे यह तो सीधा मार ही डालने वाला नियम है। मैं इतना काम नहीं कर सकता। तुम खाना भी नहीं दोगे? काम नहीं कर सकते तो हल्का काम है, उसके भी अंक मिलेंगे और खाना भी मिलेगा। इस दुनिया में सिर्फ एक तरह के लोगों को खाना नहीं मिलता, जो हाथ पैर होते हुए भी काम नहीं करते। राजेश पटेल, तुम किस तरह के हो? हम यह नियम मानते हैं। यही तो इंसाफ है। हम काम से नहीं डरते, बस बेकार काम से डरते हैं। जितना काम उतने अंक, सब हमारे नाम पर लिखो। आज रात हम और आधा बीघा जोतेंगे। बच्चे के लिए ज्यादा खाना कमाएंगे। धीरे धीरे। क्या जल्दी है? सारा काम तुम लोगों ने ही कर लिया तो मैं क्या कमाऊंगा? ग्रामीण का जोताई के 120 अंकों में प्रथम अनाज 2 गुना। नहीं, मैंने साफ साफ 20 बाल्टी पानी भरा था, तो यहाँ सिर्फ 10 क्यों लिखे हैं? 9 मार्च को तुमने 10 बाल्टी पानी भरा, यहाँ 2 निशान लगाए गए हैं। बाकी 10 बाल्टी तुम्हारे पड़ोसी ने भरे थे, वह उसके नाम पर लिखा गया काला अक्षर सफेद कागज पर। एक बात भी गलत नहीं। तुम दूसरे का श्रेय लेना चाहते हो। राजेश पटेल 8 अंक 8। क्या इतना ही? यह तो कुछ भी नहीं है। तूने तो आराम किया है। तो इतना ही है, किसे दोष दूं? देखा, यह बुजुर्ग हमारे तराजू से भी ज्यादा सटीक है। सही आदमी चुना। इनाम और सजा दोनों होंगे। कर्मचारियों को हमेशा उम्मीद देनी चाहिए, तभी कंपनी बेजान नहीं होगी। सिर्फ आलसियों को सजा देना काफी नहीं है। कल जिन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। पूरा गांव पहली बार देख रहा है। मैं इस महीने की सबसे ज्यादा मजदूरी अंक वाली हीरो बनी हूँ। लाल फूल चढ़ रहा है। मजदूरी अंक में पहला मंच पर इनाम ले 1 पुड़िया नमक, 5 किलो अनाज, नया कुदाल। पूरा गांव तालियां बजा रहा। मैं एक मिट्टी खोदने वाला आदमी, आधी जिंदगी गुजार दी। पहली बार किसी ने मुझे हीरो कहा। अगले महीने मैं भी मंच पर चढ़ूंगा। मजदूरी अंक में सबसे नीचे राजेश। नियम से आधे महीने का राशन कटेगा। मेरे ऊपर बूढ़े, नीचे छोटे हैं। तुम मेरी जीविका छीन रहे हो। मुझे मार डालोगे। जीविका तुम्हारे पैरों तले जमीन में है। हल्का या भारी काम तुम चुन लो। मेहनत करने वाला गांव में भूखा नहीं रहेगा, लेकिन यह दुनिया पाल नहीं सकती। चारों अंक सही होकर भी मरने अपंग का नाटक करने वाले आलसी भीख मांगनी है तो उठा लो। मैं कुदाल चला रहा हूँ। काफी अच्छा लग रहा है। चुप रहो और काम करो। मेहनत करो तो देर नहीं है। अगले महीने मंच पर चढ़ने वाला तुम ही हो सकते हो। आदित्य, देखो, यह बंजर किला पहली बार रहने लायक लग रहा है। नींव अब स्थिर हो गई। क्यों मुझसे इतना भारी काम करवाया जा रहा है? मुझे एक विधवा समझकर सताया जा रहा है। 3 बच्चे पाल रही हूँ, इसलिए आसान समझते हो। यह बेकार नियम मैं नहीं मानूंगी। खत्म। गांव की सबसे बड़ी झगड़ालू औरत फिर भड़क गई। नहीं छेड़नी। ये झगड़ालू आज ही फट पड़ी। मैं इन दिनों उस पर नजर रख रही थी। चाहे कितना भी गाली दे, 3 बच्चों के राशन की बात आते ही उसकी आवाज कांप जाती है। उसके ये सारे कांटे बच्चों की रक्षा कर रही है। यह आसान नहीं। मेरे 3 बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। जो कोई एक और भी राशन काटेगा, आज मैं उससे जान दे दूंगी। नए नियम। मैं एक बेचारी औरत हूँ। घर में 3 बच्चे भी हैं। क्या मैं उन हटे कटे आदमियों से लड़ सकती हूँ? क्या यह साफ नहीं कि हमें भूखा मारना चाहते हैं?
हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते। गांव की सबसे बड़ी झगड़ालू जो छुएगा वही पछताएगा। उसके पति के मरने के बाद से ऐसी है, रोज गालियां देती और चीजें छीनती है। उससे दूर रहो। अरे मेरा अनाज यह मेरे 3 बच्चों के जीने का सहारा है, एक दाना भी कम नहीं होना चाहिए। उसने लूटा हुआ अनाज अपने मुंह में नहीं डाला, सब छिपाकर घर ले गई। चाहे कितनी भी गालियां दे, उसकी नजर उस बोरी पर थी। बाहर जितनी सख्त दिखती है, अंदर उतनी ही डरी हुई है। उसे काम करने से डर नहीं लगता। डर है घर के 3 मुंहों का खाना बंद हो जाए। ये कांटे झगड़ालू के नहीं, कवच हैं। कविता, तुम अकेले 3 बच्चों को पाल रही हो, भारी काम तुमसे नहीं होता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों हमें वर्मा के किले से निकालना चाहते हो? हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो? इस समय के अवलोकन के बाद मैंने देखा कि भारी काम तो तुम्हें नहीं आता, लेकिन तुम्हारा दिमाग बारीक है और हाथ भी माहिर है। काम भले ही कम करती हो, लेकिन जो काम तुम करती हो उसमें कोई गलती या चूक नहीं होती। ताकि तुम मेरी कोई गलती न पकड़ सको। मेरा अनाज काटो। मैं तुम लोगों को पकड़ने नहीं दूंगी। मेरा राशन कट जाएगा तो तुम्हें हल्का काम दूंगी। सिलाई, नमक सुखाना, माल की देखभाल, हर काम के अंक होंगे। तुम्हारे 3 बच्चों का राशन किला पहले सुनिश्चित करेगा, एक भी कम नहीं होगा। बस तुम 1 महीने के अंदर वादा करो, कोई चूक नहीं होगी। तो मैं तुम्हें नमक सुखाने का मुखिया बनाऊंगी और अंक 2 गुने होंगे। किसे चाहिए तेरी दया? मैं भीख नहीं खाती। यह दया नहीं है। तुम काम करती हो तो खाना मिलना चाहिए, यह न्याय है। तुमने 3 बच्चों को पाला, यह वर्मा के किले के लिए नई पीढ़ी है। यह योगदान है, यह स्वाभाविक है। कोई किसी का कर्जदार नहीं है। अगर तूने मुझसे धोखा किया, मैं जान देकर तुम दोनों औरतों को काट डालूंगी। बच्चों के पिता और हम सब, लगता है अब जीने का रास्ता मिल गया। पिताजी, सुना है आप अब 2 मालिकों का हिसाब रखते हैं। किले में खाना रहने का इंतजाम है और महीने का वेतन भी मिलता है। बहू को आपकी बहुत याद आती थी। इन दिनों आपकी सेवा नहीं कर पाई। बहू का दिल बहुत दुखी है। पिताजी, यह सब बेटे की गलती है। इन सालों में आपने बहुत कष्ट सहा। अब आप सफल हो गए हैं। बेटा आपसे माफी मांगने आया है। आप ही बताइए, क्या हमें एक परिवार की तरह एक साथ नहीं रहना चाहिए? पुरानी बातों को मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। हिसाब किताब साफ है, मन शांत है। मैं वापस जाकर किसी का मुंह नहीं देखना चाहता। पिताजी, आप बेटे बहू को नहीं मानते तो भी चलेगा। आपका पोता अभी छोटा है, आगे किले में उसकी रक्षा कौन करेगा? इस जगह खाने के भी लाले पड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है जो संभाले। बच्चा लोगों से परेशान होगा, उसे भारी काम करने को कहा जाएगा। उसका सहारा कौन होगा? बेटे को बहाना बनाकर क्यों बात कर रहे हो? पिताजी, बेटा आपसे विनती करता है, बच्चे की खातिर घर चलिए, नहीं तो बच्चे को बाहर दुख उठाना पड़ेगा। यह सब आपकी बेरुखी का नतीजा होगा। दादा होकर भी परवाह नहीं करते। जारी रहेगा। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, बच्चे की खातिर घर चलिए, वरना बाहर बच्चे को तकलीफ होगी। और यह सब आपकी दादा होने के बावजूद परवाह न करने का नतीजा है। सब लोग देखो, यह है वह बूढ़ा जिसने जीवन भर संतों की किताबें पढ़ी, मुंह पर राम राम धर्म कर्म, पर अपने पोते को भी नहीं पहचानता। घर बार छोड़ दिया, ऊंची शाखा पर चढ़ गए तो बेटा पोता भूल गए। ऐसे इंसान की सिखाई बातें कौन भरोसा करेगा? ओए ओए ओए, पढ़े लिखे का नाम तो बस इतना ही होता है। कहते तो गाने से भी अच्छे हैं, करने में सबसे बेरुख। देखो तो जरा, यह कहाँ है? वर्मा का किला, जहां बादशाह भी नहीं आते। तुम्हारे वे जी हाँ जी नहीं के शब्द क्या पेट भर सकते हैं? मुझे मत बेवकूफ बनाओ। आज चाहे तुम्हें मंजूर हो या ना हो, मेरे साथ वापस चलना होगा। मैंने जीवन भर पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी भलाई के लिए सोचा, और आज तुम जबरदस्ती से मुझे धमका रहे हो। मेरी इस बुढ़ापे की हड्डियों ने क्या पाप किया? रुको, पूरे गांव के सामने बूढ़े पर हाथ उठाते हो। तुम्हारा मुंह कितना मोटा है? दिन दहाड़े बड़ों पर हाथ उठाना तुम्हारी जान की मौज है। मिश्र जी सिर्फ खाता बही नहीं है। कल से वह स्मृति द्वारा बताई गई ग्रीन हाउस, बीज उत्पादन और फसल चक्र की विधि पूरे किले के लिए समझने योग्य नियमों में बदलेंगे। खाता बही का मुखिया, मजदूरी दोगुनी। वापस जाकर विचार करने की जरूरत नहीं, यहीं पर फैसला कर लें। पिताजी, अभी हम घबरा गए थे। आप कुलिया बनने वाले हैं, यह परिवार का गौरव बढ़ाने वाली बात है। बहू होकर मैं आपका रास्ता कैसे रोक सकती हूँ? आप निश्चिंत रहें, हर महीने का मजदूरी और राशन मैं आपकी तरफ से रखूंगी, एक दाना भी नहीं खोएगा।
छी, लोमड़ी की पूंछ बाबूजी के मुंह पर लगी है और खरगोश बनने का नाटक कर रही हो। कुलिया का मतलब बैठे बैठे अनाज लेना नहीं है। सर्दी आ रही है, गोदाम खाली है, खेतों में और फसल नहीं उगेगी। स्मृति एक ऐसा गर्म घर बनाना चाहती है जिसमें सर्दियों में भी सब्जियां उग सकें और नई नस्ल के जानवर और मुर्गी पालेंगे। देवांशु जी ने कृषि की किताबें पढ़ी हैं। वे उनके तरीकों को नियमों में लिख सकते हैं और फिर पूरे किले को सिखा सकते हैं। अगर वे सफल हुए तो मजदूरी दोगुनी, अगर नहीं हुए तो एक पैसा भी नहीं लेंगे। मैं कहती हूँ, तापमान रखना, खाद बनाना, गर्मी पैदा करना, मौसम से बाहर पौधे उगाना, न्याय ये का उगे का था। आम लोगों को यह अनसुना लगता है। देवांशु जी, आपको समझ में आ रहा है? घास के पर्दे से छप्पर ढककर उत्तर की हवा रोकनी है। सड़ी घास और जानवरों के गोबर से गर्मी पैदा करनी है। जमीन को गर्म करना है। पहले ठंड सहने वाली पौध उगाओ, फिर क्यारियों में रोपो। बहू, तुम प्रकृति के गुणों और समय का उपयोग करके सर्दी को धोखा देना चाहती हो। देखा, मैं तकनीकी बातें कहती हूँ, वे उसे आम भाषा में समझा देते हैं। वर्मा के किले में इसी तरह की इंसानी निर्देशिका की कमी थी। देखा, मैं इंजीनियरिंग बोल रही थी, वह आदमी की भाषा बोल सकता है। वर्मा का किला इसी तरह के आदमी की कमी है। मानव निर्देशिका। पिता प्रबंधक हैं, हम एक परिवार हैं, उसका अनाज तो हमारे परिवार में आना चाहिए ना। शर्त यह है कि पहले आप साबित करें कि आप पिता को मानते हैं, न कि उनका अनाज। तरीका बहुत सरल है। मिश्र जी प्रबंधक बनेंगे, बुनियादी राशन मिलता रहेगा, प्रबंधक के नए इनाम के श्रम अंक, पहली ग्रीनहाउस फसल के बाद भुगतान होगा। अब उसके पास कोई अनाज नहीं है, एक बूढ़ा बीमार शरीर, बामे सेस्काप दे के नरके देखा और ढेर सारा काम। अगर आप सच में उसे घर ले आना चाहते हैं तो देखभाल समझौता करें। सार्वजनिक गोदाम में संकट के इन दिनों हर दिन अपने राशन से एक मुट्ठी बचाकर उसे दें। कपड़े धोना, पानी गर्म करना, बीमारी की देखभाल। उसके इनाम के अंक नहीं लेने हैं। 2 महीने से अनाज नहीं मिला तो वह किसका खाएगा? हमारा थोड़ा सा अनाज तो सार्वजनिक हो गया। चूल्हे की तली में आदमी दिखता है और एक मुंह बढ़ाना, पूरा परिवार कैसे बचेगा? अभी तो तुम बार बार कह रहे थे कि सिर्फ पिताजी को घर लाना चाहते थे। एक साथ रहने के लिए भी खाना चाहिए। चूंकि वह किले के लिए काम करता है तो किले को उसका पालन करना चाहिए। हम क्यों अपना अनाज दें? तो जब अनाज और अंक है तो वह सगे पिता हैं। जब अनाज नहीं और देखभाल चाहिए तो वह बोझ है। यह रिश्तेदारी तो स्टॉक देखना जानती है। पापा का बवा सा अदासिता। हाँ, तो प्रबंधक के अंक भविष्य में किसे मिलेंगे? अगर हमें नहीं मिले तो हम क्यों सेवा करें? अभी अभी तुम कह रहे थे कि बस पिताजी को घर वापस लाना चाहते हो। साथ रहने के लिए भी खाना चाहिए। जब उसने गढ़ में काम किया तो गढ़ को उसका पालन करना चाहिए। हमें क्यों अपना अनाज देना पड़े? तो जब अनाज अंक होते हैं वह सगे पिता हैं, जब अनाज नहीं तो देखभाल चाहिए, वह बोझ बन जाता है। यह रिश्तेदारी तो अनाज अंक देखती है। अब उस मुखिया के अंक किसको मिलेंगे? अगर हमें नहीं मिले तो हम क्यों सेवा करें? अच्छा, तुम तो मुझे लेने कभी नहीं आए। बहाना मत बनाओ, बूढ़े हो तो बच्चों की मदद करनी चाहिए। अंक नहीं दोगे तो मरने के बाद कोई नहीं दफनाएगा। मिश्र जी, हम उन्हें रोक सकते हैं, आपकी सच्चाई जांच सकते हैं, लेकिन आपकी बाकी जिंदगी नहीं जी सकते। वापस जाना या अंक देना, यह आपको खुद चुनना है। आपने अपनी जवानी, ज्ञान और संपत्ति सब उन्हें दे चुके हैं। अब बची है सिर्फ यह हड्डियां। आदमी एक जिंदगी जीता है, आखिरी कुछ सालों को भी खाई में नहीं डालना चाहिए। बाबूजी, माताजी, एक कठोर बात कहूँ, एक बार स्वार्थी होना कोई पाप नहीं। वे सारी जिंदगी आपको खाते हैं पर शर्म नहीं आती। आप एक बार अपने लिए सोचें तो अपराधी बन जाते हैं। बाबा, मैं कुछ कड़वा कहूंगी, एक बार स्वार्थी होने से बिजली नहीं गिरेगी। वे आपका सारा जीवन खाते हैं और उन्हें शर्म नहीं आती। आप एक बार अपने बारे में सोचें तो अपराधी हो गए। मैं एक पिता हूं, तुम्हें पढ़ाया, शादी कराई, घर बसाया, अकाल में मैं भूखा रहा, पर तुम्हारा खाना नहीं कम किया। जो जिम्मेदारी मेरी थी मैंने निभाई। अब तुम जन्म का कर्ज नहीं मानते, सिर्फ मजदूरी के अंक गिनते हो। आज से मेरे मजदूरी के अंक, राशन और रहने का स्थान सब मेरे खुद के हाथ में रहेगा। क्या तुम अपने बेटे को नहीं पहचानोगे? ये नहीं कि मैं नहीं पहचानता, बल्कि तुम लोगों ने मुझे पहले ही बाहर के कमरे में भेज दिया था जब तुमने मेरी किताबें फाड़ दी और मुझे पिता नहीं समझा। बूढ़ा वर्मा के किले में रहना चाहता है। हिसाब रखूंगा, नियम बनाऊंगा, लोगों को गिनती सिखाऊंगा। बाकी जिंदगी बच्चों का सहारा नहीं चाहता, बस अपनी काबिलियत से एक वक्त का खाना कमाऊं और चैन की नींद सोऊं। सुना नहीं? निकल जाओ। अगर बाबा का एक दाना भी छुआ, मैं पहले नमक की बेलन से तुम्हारी हड्डियां ठीक कर दूंगी। दोनों मालिक सार्वजनिक गोदाम में 12 दिन का खाना है। उत्तर की हवा चलने लगी है। इस सर्दी में वर्मा के किले में अनाज खत्म होने वाला है।
पहले साझा रसोई में हर घर ने अनाज जमा कर दिया था, वैसे भी बहुत कम था। बीमारी, जमीन जोतना, काम बांटने के दिनों में 3 बार का खाना 2 बार कर दिया, फिर भी खत्म हो गया। मैंने भी एक दाना नहीं छुपाया। तब कहा था सब मिलकर खाएंगे और प्रबंध होगा। मैंने चूल्हे की दरार से निकाला, सब दे दिया। अब तुम कहते हो 12 दिन बाद हवा खाएंगे। सर्दी का अनाज खत्म, खेत में बीज अभी डाले हैं, बसंत तक कैसे बचेंगे? पहले ही कहा था 2 विधवाओं को सारा अनाज मत दो। अब हिसाब तो सुंदर है, क्या पेट भर सकता है? हिसाब में 12 नहीं 9 दिन है। आखिरी 3 दिन बीमारों और किले की रक्षा करने वालों के लिए जरूरी है। बचना है तो आज से नया अनाज ढूंढो। सर्दी में जमीन पर कुछ नहीं उगता, ऐसा नहीं है। पहाड़ की छाया में जंगली कंद मिलते हैं। जंगल में बांज, शाहबलूत, हेजलनट है। नदी किनारे नरकट की जड़ें मिल सकती हैं। पुरानी छावनी में जमा अनाज और बीज हो सकते हैं। अल्पकाल में पहाड़ी अनाज खोदकर जान बचाएं। मध्यकाल में गर्म घर बनाकर सब्जी उगाएं। दीर्घकाल में मुर्गी खरगोश पालकर चारा चक्र बनाएं। गर्म घर, सर्दी में भी सब्जी उग सकती है। मैं समझ गया। आज पहाड़ पर खाने की चीजें खोदेंगे, वापस आकर गर्म घर बनाएंगे और उगाने वाली चीजें बोएंगे और मुर्गी खरगोश पालकर अगले साल तक रखेंगे। मम्मुनी देमी के जी साथ तनाई लोरीत है। हाँ, तीनों रास्ते एक साथ अपनाएं। पहाड़ी अनाज दल स्मृति के साथ पहाड़ जाएगा, जड़ी बूटी पहचानेगा और जड़ खोदेगा। लोहा खोज दल पुराने युद्ध क्षेत्र में टूटे हथियार और लोहे के टुकड़े ढूंढेगा। वापस आकर कुदाल और फावड़े बनाएगा। शेड मरम्मत दल किले के दक्षिण में हवा से सुरक्षित ढलान साफ करेगा। रक्षक दल गोदाम, पानी और बीमारों की रखवाली करेगा। मैं पहाड़ी अनाज दल में जाऊंगी। मेरी कड़वी बातों को मत देखो। पहाड़ में क्या खाने लायक है? क्या खाने से मर जाते हैं? मुझे बहुत सी पहचान है। ठीक है, लेकिन पहले मैं सब कुछ दोबारा जांचूंगी। भूख में जहरीली जड़ को अनाज समझना आसान है। कुदाल टूट गया। उत्तरी ढलान पर पुरानी खाई में जाओ। टूटी तलवार, तीर के सिरे और नाल के कील, जो कुछ भी मिले सब उठा लाओ। वर्मा के किले में लोहार की दुकान नहीं है जो हमें सामान दे। मुर्दों का छोड़ा हुआ लोहा जीवितों को सर्दी काटने के लिए भी चाहिए। वह फिर से घूम रहा है। उसे घूमने दो। खुले में आने पर ही पकड़ा जा सकता है। बेल, पत्तों के निशान और कटने पर निकलने वाला गोंद देखो। यह रतालू है, खाया जा सकता है, बीज के लिए रखा जा सकता है और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। बेल की जड़ के साथ नीचे खोदो। कंद को मत काटो। सिमी से आके का दी देते सब मत खोदो। बड़े का 70% सार्वजनिक गोदाम में जाएगा। छोटे का 30% मिट्टी में बीज के लिए छोड़ दो। आज सब खा लो, अगले साल भी भूखों मरोगे। सुना, जो भी सब कुछ उखाड़ ले जाएगा मैं पहले उसे खत्म कर दूंगी। वाह, अर्जुन गुप्ता को सिर्फ नमक बनाने की विधि नहीं चाहिए। वर्मा के किले वाले सर्दी कैसे काटेंगे? गोदाम कौन संभालेगा? टीम का नेतृत्व कौन करेगा? एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। बेल सूख गई, जड़ टूटी नहीं, टूटने पर चिपचिपा गूदा। शकरकंद छिलके पर सख्त कप का आधार कसैला। बलूत के फल को उबालना जरूरी, लाल फल। पत्ती 3 भागों में पक्का न हो तो मत तोड़ो। बलूत के फल सीधे नहीं खाए जा सकते। टैनिन बहुत अधिक है। कड़वा और कसैला पेट खराब करता है। पहले कूटकर बहते पानी में 2-3 दिन भिगोएं, रोज पानी बदलें, फिर सुखाकर पीस लें। इसे छोकर के केक में मिलाकर भूख मिटा सकते हैं। यह चीज पहले पैर में चुभती थी। किसने सोचा था कि यह जान बचाएगी? पहाड़ पर हर जगह भरी पड़ी है। हम पहले अनाज के भंडार के पास भूखे रहते थे। शियाती, यह चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। दरांती को तेज कर घास काटो। कंटीली झाड़ियों को भट्टी में डालकर शेड की कील बनाओ। लोहे की कड़ाही ले जाओ बलूत के फल उबालने के लिए। बेकार खुश हुए, सारा अनाज खराब हो गया। सरसों के बीज, शलजम के बीज और एक मुट्ठी सेम के बीज। अंकुरण दर शायद अधिक न हो, लेकिन अगर 10% भी बचे तो हम विस्तार कर सकते हैं। सैन्य बस्ती में सर्दियों की सब्जियों के बीज जियान निंग 13वें वर्ष में संग्रहित। अब 7 साल हो गए। यहाँ सेना तैनात थी, खेत जोते गए और वीरों को दफनाया गया। राज दरबार ने सेना हटाली, पत्थर का स्तंभ अभी भी है। लोगों को छोड़ दिया गया और उन्होंने खुद को महान साम्राज्य ओयन का नागरिक मानना नहीं छोड़ा। फौजी सर्दियों की सब्जी के बीज राज्य के 13वें वर्ष में सील किए गए। 7 साल हो गए। यहाँ सेना तैनात थी, खेती की गई और देश की रक्षा करने वालों को दफनाया गया। राज्य ने सेना हटा ली, पत्थर का स्तंभ अभी भी है। लोगों को छोड़ दिया गया और उन्होंने खुद को ओयन का नागरिक मानना नहीं छोड़ा। जमीन छोड़ दी गई, पूर्वजों की कब्रें नहीं हटाई गई। हम और कहाँ जा सकते हैं? 7 साल तक जीवित रहना संभव है। पहले अंकुरण परीक्षण करें। गीले कपड़े में 100 दाने लपेटें। गर्म स्थान पर 3 दिन रखें। जितने अंकुरित हों उतने ठीक सब एक साथ मत बो दो। बीज वर्तमान अनाज से भी अधिक कीमती हैं। इसके पत्ते खाए जा सकते हैं, जड़ भी खाई जा सकती है। ठंड सहनशील और तेजी से बढ़ता है। ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त है।
याम के खाने योग्य भाग 120 जिन बलूत के फल को कड़वाहट निकालकर पीसने पर लगभग 80 जिन। 2 समय के पतले दलिया में मिलाकर पूरे किले के 9 दिन के राशन को और 12 दिन बढ़ाया जा सकता है। बीमारों और किले की रक्षा करने वालों के 3 दिन के भंडार को अभी भी बंद रखा जाए। याम के खाने योग्य भाग का आधा भाग टुकड़ों में काटकर सुखाएं। 10% आज रात आपातकाल के लिए, बाकी कंद बीज के लिए रखें। रतालू का खाने योग्य आधा भाग काटकर सुखा लें। 1 भाग आज रात जरूरत पर, बाकी कंद बीज रखें। सबको एक साथ भिगोएं, अलग से न पकाएं। मिश्र जी बीज लिखेंगे, स्मृति अंकुरण जांचेगी। एक बीज भी कमी पर जवाबदेही। बड़ी मुश्किल से लाए, खाने नहीं देते भूखे मरेंगे बीज भूतों को। फिर तू आज खा लिया, कल मर जाएगा या बीज बसंत तक रखे, तेरी पसंद। अगर दिमाग में सिर्फ एक वक्त का खाना है, जा अपनी जड़ें चबा। यह घड़ा आज खाने को, यह घड़ा बसंत में बीज। यह घड़ा जान जोखिम में हो तभी खोले। मैं इस बार समझ गया। अगर 3 दिन में बीज उग गए, गर्म घर शुरू करेंगे। अगर नहीं उगे, सफेद नमक ले जाना है, नजदीकी योंगजिंग शहर में बीज बदलें। वह रास्ता सालों से बंद। वर्मा के किले वालों के पास न पहचान, दरवाजे के पहरेदारों की नजर। हम और लुटेरे एक जैसे हैं। तो पहले बीज खुद जवाब दें। एक विधवा नमक बनाए, एक विधवा लोग संभाले, उन्हें सर्दी काटने दो। वर्मा का किला जी उठेगा। मिला तो इतना ही, किसी के दांत में भी नहीं लगेगा। ये 12 दाने 12 व्यंजन नहीं हैं, ये 12 मात्र बीज हैं। अच्छी तरह पालें और रखें। अगले साल 12 क्यारियां होंगी। अभी समस्या यह है कि इन्हें सर्दियों में जीवित रखें। पारदर्शी तेल कागज रोशनी देता, घास के पर्दे गर्मी रखते, ढांचा हवा रोकता, जमीन में खाद गर्मी देती, दिन में धूप लगाए, रात में पर्दे ढके। एक आदिम ग्रीनहाउस, तेल कागज कम है। पूरे किले में 20 पुरानी खिड़कियां। सेना तंबुओं पर तुंग तेल लगाती। अगर पुराने टाट पर तेल लगाएं, भले ही कागज जितना साफ न हो, लेकिन दक्षिण ढलान पर हवा रोके, ऊपर संकरी खिड़की रोशनी हेतु। यही वह है जहां आपकी जरूरत है। सिद्धांत मुझे आता है, कैसे वर्मा के किले के कबाड़ से काम चलाएं। आप पुरानी किताबों पद्धतियों से उपाय निकाल सकते हैं। ग्रीन हाउस 3 फुट नीचे करें, जमीन आधी हवा रोकेगी। उत्तरी दीवार पर मिट्टी, दक्षिण में रोशनी का छेद। घास का सिर, नीचे रस्सी की गांठ कसें, एक दरार छोड़ें। रात में सारी सब्जियां जम जाएं, सबकी जान से मत खेलो। जाओ अपना ढांचा खड़ा करो। यह आधा ग्रीन हाउस हम खड़ी करेंगी। घर के पुरुष सीमा संभाल सकते हैं, औरतें परिवार का पेट पाल सकती हैं। साहब, आपने यह चित्र बनाया? मैं समझ गया। गंदी घास और गोबर से आग जल सकती है। झोपड़ी की सारी पौध को धुएं से मत मारो। सड़ी घास, गोबर, चूल्हे की राख परतों में ढेर करो। पानी डालकर दबाओ, सड़न से गर्मी होगी। समझते नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ अंदर मत डालो। गर्म गृह के बीज पूरे किले की सर्दी में जीवित रखते हैं। दिन में 2 लोग, रात में 2 लोग। दरवाजा, पर्दा, पानी का रिकॉर्ड है, अन्य लोग प्रवेश न करें। गर्मी हुई बीज बो, सब्जी ठंड लगती, इसलिए हम इसके लिए घर बनाते हैं। इंसान भी ऐसा ही हवा से बचने के नियम, जीने की कला। बंजर जमीन भी उम्मीद दे सकती है। पश्चिमी द्वार आज शीत बाजार खुला, 3 दिन बाद बंद होगा। इस बार चूक गए बसंत में नए बीज और मादा पशु नहीं मिलेंगे। गर्म गृह ने रास्ता दिखाया। 12 पौधे किले को नहीं बचा सकते। नमक गाड़ी में ला दो, आज निकलो। बीन, शलजम और पत्ता गोभी के बीज जितने खरीद सको खरीद लो, और 2 मादा खरगोश और कुछ मुर्गियां। नमक और मरहम के बदले सामान ले लेना। चांदी के पैसे आपातकाल के लिए रखो। बस ये कुछ पैकेट नमक क्या शहर वाले बीज और जीवित पशु देंगे? उन्हें साफ नमक और सड़न रोधी दवा की कमी है। हम सफेद पाउडर नहीं बेच रहे, बल्कि वह गुणवत्ता जो उन्हें नहीं मिलती। मैंने ओयन की पुरानी पद्धति से गांव का पहचान पत्र लिखा। पूरे किले में 300 से अधिक लोग हैं। बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे अधिकांश हैं। उनमें से 176 लोग सीमांत सैनिक दल में मारे गए। सैनिकों की विधवाएं और अनाथ हैं। उनके नाम, आयु और मूल स्थान यहाँ सूचीबद्ध हैं। और वर्मा के किले की आधिकारिक मोहर लगा दी। हालांकि जिला दफ्तर की मोहर नहीं है। कम से कम ये साबित करता है कि हम बिना नाम के डाकू नहीं हैं। वर्मा का किला महान साम्राज्य ओयन के नक्शे पर एक खाली जगह है। आज पहले जाकर देखते हैं, यह कागज शहर के द्वार पर एक रास्ते के लायक है या नहीं। तुम यहाँ रहकर गर्म शेड की रक्षा करो। पौधे और मैं दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। गर्मी तक पौध रख। वर्मा के किले से सरकार ने कितने साल पहले अधिकारी और सेना हटा ली थी। उस जगह के लोग न पहचान पत्र, न सुरक्षा समूह, न यात्रा अनुमति। कौन जाने तुम महान साम्राज्य ओयन के नागरिक हो या उत्तरी शीत क्षेत्र के जासूस, डाकू या गुप्तचर हो।
वर्मा के किले से सरकार और सेना हटे हुए कितने साल बीत गए। उस जगह के लोगों के पास न कोई पहचान, न कोई जमानत, न कोई राहदारी। कौन जाने तुम महान साम्राज्य ओयन की प्रजा हो या उत्तरी शीत क्षेत्र के जासूस, डाकू या गुप्तचर। सैन्य अधिकारी जी, देखिए यहाँ नाम, पता और उम्र लिखी है। खुद एक कागज लिख लो, एक लकड़ी की मोहर बनाकर शहर में आना चाहते हो। वहां बाहर हजारों बेघर लोग हैं, तो क्या हर कोई महान साम्राज्य ओयन का अच्छा नागरिक बन सकता है? हम भीतरी शहर में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहरी दीवार के शीतकालीन बाजार में बीज और पशु बदलेंगे। सामान आप जांच लें, हमें आप देख लें। नियम तो नियम है, बिना पहचान के लोग शहर में नहीं आ सकते, और उलझे तो घुसपैठ समझकर पकड़ लिया जाएगा। वह जगह बेकाबू है, वहां मार डालो तो लाश भी कोई नहीं उठाता। वे शायद शहर के दरवाजे की टोह लेने आए हैं। महान साम्राज्य ओयन के नागरिक कानून के अनुसार युद्ध में पंजीकरण खोने वाले लोग 3 परिवारों की जमानत से गांव में सूची बना सकते हैं। सीमावर्ती शहर में सूचित करके पुष्टि करा सकते हैं। वर्मा के किले में कोई अधिकारी नहीं है, तो हम खुद पंजीकरण बनाएंगे। 3 परिवार एक दूसरे की जमानत देंगे। कृपया दरवाजे पर अस्थायी जांच क्षेत्र बनाएं। अगर आप सब मना करते हैं तो क्या यह कानून का पालन है या फिर जांच करने में आलस्य? कुछ कानून के श्लोक याद कर लिए तो क्या हुआ? तुम्हारे पास कौन है जमानत देने वाला? 2 लाइन कानून रट ली तो क्या? तेरा जामिन कौन? यह वही दवा है जो सड़े घाव को ठीक करती है। सिंगपर्णी कुल्फा बैंगनी फूल से बनी है। पहले घाव साफ करो, फिर लगाओ। हिम्मत है तो आजमा। मुफ्त इलाज करूंगी। 3 दिन में असर न हुआ, हम चले जाएंगे। यह फाटक दवा बेचने और इलाज की जगह नहीं है। और सड़ता रहा तो पैर नहीं बचेगा। अधिकारी, मैं आजमाऊं। हमारी पहचान पर यकीन मत करो, पहले हमारा माल जांचो। नमक शुद्ध नहीं तो दवा असर नहीं तो हम एक भी नहीं बेचेंगे। अगर माल असली है, सीमा बाजार व्यापारी की तरह दर्ज करो। माल बाहर बिकेगा, तुम्हें माल मिलेगा, हमें बीज मिलेगा, कोई जोखिम नहीं लेगा। शिविर में घाव की दवा कल खत्म हो गई। नमक भी 3 दिन का ही बचा है। आदमी दूसरी बाड़ न पार करे, माल बाहरी द्वार में आकर बिके। 3 दिन में घायल की सूजन उतरी, मैं तुम्हें अस्थाई पास दूंगा। कुछ हो गया तो सब जासूस समझकर पकड़ लिए जाएं। तय हुआ। इस शहर का नमक झाओ का है। 3 बेघर नीच लोग और झाओ की रोजी छीनने का साहस रखते हैं। ठाकुर का मोटा नमक 80 पैसे सिर। शहर का सफेद नमक कम से कम 300 पैसे। तेरा यह बेठिकाने का नमक, कौन जाने इसमें जहर या हड्डी का राख है। ठाकुर का मोटा नमक कटोरा, हमारा शुद्ध नमक कटोरा, दोनों से एक एक छटाक लें, एक ही पानी में घोलें। कितनी मिट्टी बैठती, कितना कड़वा मैल निकलता, खुद देखिए। ठाकुर के नमक में आधी मिट्टी है जादू। इस बार पैसे नहीं, सिर्फ वस्तु विनिमय। 3 सेर शुद्ध नमक, 5 डिब्बे जख्मी दवा बदले, 10 सेर बीज शलजम पालक बीज, 2 छटांग, 2 मादा, 1 नर खरगोश, 4 मादा, 1 नर मुर्गी और 20 सेर छोकर। वजन, गुणवत्ता, मात्रा सब तख्ते पर लिखा, कोई दाम नहीं बढ़ा सके। 3 सेर नमक से इतनी जीवनदायी चीजें। ओयन में 1000 पैसे का रुपया। देश में शांति के समय 1 सेर मोटा अनाज 40-50 पैसे। अब सीमा बंद है, 1 सेर अनाज 150 पैसे ठाकुर का। मिट्टी वाला नमक 80 पैसे सेर बेचते हैं। सफेद नमक अमीरों के घर जाता 300 पैसे भी लोग लेते हैं। वर्मा किले को बीज चाहिए, पैसे नहीं। पैसे चूल्हे में नहीं डालते, मुर्गी बच्चे नहीं दे सकती। इस बार 1 पैसा नहीं लूंगी, सफेद नमक बदलूंगी उन चीजों से जो जड़ पकड़ें, अंडे दें और प्रजनन करें। वर्मा किला सीमांत का त्यागा हुआ स्थान है, सरकार ने अफसर हटाए। नमक व्यापारी नहीं आते, अवैध नमक भी अनदेखा है। लेकिन बेपरवाही का मतलब नहीं कि हम भी झाओ की तरह नमक में मिट्टी मिलाएं। तुम असली बीज और स्वस्थ पशु लाओ, हम असली नमक और दवा देंगे। गढ़ी का शीतकालीन बाजार सीमांत सैनिक दल ने खोला। तुमने अधिकारी के सामने दुकान तोड़ी। क्या झाओ परिवार सैन्य कानून से बड़ा है? बिक सकता है, लेकिन वापस ले जाना भी होगा। रुको। इस खरगोश के दांत पीले और लंबे हैं। बूढ़ा है, इसकी नाक बह रही है। बीमार है, इन 3 मुर्गियों का पेट सख्त और सफेद मल किले तक नहीं बचेंगी। बीमार पशुओं से हमें ठगना चाहते हो? तुम तो औरत हो, पशु भी पहचानती हो। मैं जानती हूँ यह रोज कितनी बार मल त्यागता है। उस पर मैं एक जानकारी दे सकती हूँ। 2 मादा और 1 नर स्वस्थ खरगोश चाहिए। 4 मादा और 1 नर स्वस्थ मुर्गी और 2 बोरी छोकर, सब नमक से बदलूंगी, पैसे नहीं। पैर बच गया।
असली माल और असरदार दवा व्यापार पट्टिका केवल गढ़ी में व्यापार के लिए, अंदरूनी शहर में प्रवेश निषिद्ध। अगली बार 3 परिवारों की आपसी गारंटी सूची पूरी शीतकालीन बाजार में आ सकते हो। आज एक व्यापार पट्टिका है। अब से वर्मा किले का हर व्यक्ति का नाम होना चाहिए, परिवार रजिस्टर और आपसी गारंटी। अब नहीं बिना पहचान के लोग जिन्हें कोई भी मार सके। आज यह एक अतिथि पट्टिका है। आगे से वर्मा के किले में हर कोई का नाम होना चाहिए, उसके पास परिवार पंजी और आपसी गारंटी होगी। अब वह बिना दस्तावेज वाला व्यक्ति नहीं रहेगा जिसे कोई भी मार सके। 20 दिन बाद अगर वर्मा के किले के गर्म घर में सब्जी निकले, आप अतिथि पट्टिका लेकर इस पहाड़ी रास्ते से आएं। नमक, मलहम और सर्दियों की सब्जी का निरीक्षण करके बदला जा सकता है। आप लोहे की कड़ाही, सन का कपड़ा, दीपक का तेल और बीज लाएं। पहली बार कोई जमा नहीं लिया जाएगा, माल आने पर विनिमय होगा। बशर्ते आपके पास सच में सर्दियों की सब्जी हो, तो मैं एक बार जोखिम उठाऊंगा। नमक का नुस्खा और माल यहीं छोड़ दो, अतिथि पट्टिका भी छोड़ दो। 3 बिना दस्तावेज वाले लोग पहाड़ी नाले में मर जाएंगे और कोई शिकायतकर्ता भी नहीं होगा। सटीक सरल विस्फोटक नली, गंधक, शोरा और सूखी घास की राख यह धमाका करेगा, आग छोड़ेगा और धुआं निकालेगा। घोड़े इससे सबसे ज्यादा डरते हैं। आपने यह कब बनाया? जख्मी सैनिकों की दवा जांच के 3 दिनों में। अम्ल, तांबे की पट्टी, लोहे का केंद्र सीमांत सैनिक दल के कबाड़ में सब कुछ है। मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास व्यावहारिक भौतिकी और सामग्री अभियांत्रिकी में दोहरी उपाधि है। आपको लगता है मेरे करोड़ों अनुयायी खरीदे हुए हैं? मैं भले ही एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन अनुप्रयुक्त भौतिकी और मटेरियल इंजीनियरिंग में डबल डिग्री है। तुम्हें लगता है मेरे करोड़ों फॉलोअर्स खरीदे हैं? जब वर्मा का किला अमीर हो जाएगा, इस तोप की तो बात ही मत करो। मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मर भी बना दूंगी। अब भी लूटोगे? नहीं नहीं लूटेंगे, वह चुड़ैल आसमानी बिजली बुला सकती है। जाकर अर्जुन गुप्ता को बताओ नमक का ठिकाना नहीं है, और माल भी मत लूटना। अगर दोबारा आए तो तुम्हारी जांघिया तक जल जाएंगी। मालिक, वह औरत सच में आसमानी बिजली बुला सकती है। एक काली नली से धमाका हुआ और मिट्टी का बर्तन चूर चूर हो गया। मैंने खुद देखा, और 2 कदम पास होते तो हमारा सिर उड़ जाता। बकवास मत करो। 2 विधवाएं और भूखों का झुंड उनके पास कहां से आई? बिजली वाली तोप जरूर आवाज सुनकर डर गए होंगे और आकर झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुमसे नमक के भंडार की रखवाली पूछने को कहा था और तुम बेकार की बातें ले आए। अब वे बीज और पशु ले आए हैं। अगर सच में सर्दी काट लिए तो वर्मा का किला फिर काबू नहीं आएगा। वापस जाओ और अनाज चुराओ, खलिहान जलाओ, मुर्गी और खरगोश छोड़ दो। एक भी काम कर दिखाओ तो तुम्हें अनाज मिलेगा, नहीं तो मेरे सामने मत आना। मालिक, चिंता मत कीजिए, इस बार मैं उनका कुछ नहीं छोड़ूंगा। पौधे ठंडे, बदमाश ने काटे। जड़ तक नहीं जमी गरम पत्थर, क्यारी में गाड़ो, घास की चटाई दोहरी करो, आज रात बचा लेंगे। पहरेदार कौन है? इतना बड़ा छेद, सुनाई नहीं दिया। राजेश देर रात गर्म पानी लाया और बोला, मैं तुम्हारी जगह देखूंगा। पीते ही नींद आ गई, आंखें नहीं खुली। पहल पौध बचा, सबूत अधूरे। सांप हिल गया बस, वह और गहरा छिप जाएगा। फिर बुरा। ये दरवाजे की लकड़ी नहीं है, बाहर की गंदगी अंदर कौन लाया? जूते के निशान, मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े आज सील करो। अब से कोई कहे हवा या चूहा तो सबूत बोले। अब से राजेश अब रात की ड्यूटी नहीं करेगा, लेकिन पहले चुप रहो। अमित दरवाजा संभालेगा, कविता सामान जांचेगी, मिश्र जी हिसाब सील करेंगे। मैं देखूंगी वह आगे किसे ढूंढेगा। सूखे शकरकंद और बलूत के आटे से अनाज की कमी पूरी हुई। आज 6 दिन का राशन बाकी है। पहली फसल की कोमल पत्तियां अगर पकाई जाएं तो 3 दिन और बढ़ सकते हैं। इस कड़कड़ाती सर्दी में सच में हरी सब्जी उगाई। वे दोनों मुखिया भी बड़े जिद्दी हैं, बस मुझे ही तंग करते हैं। लेकिन इस किले को तो वे दोनों ही संभाल सकते हैं। उन 12 पौधों को हमने बर्बाद नहीं किया। मैंने फिर से 12 क्यारियां बांट दी। कल सब उग आए। 2 महीने बाद पूरे किले में 3 बार की सब्जी काफी होगी। पत्ते खाओ, जड़ छोड़ो। 7-8 दिन में फिर से काट सकते हो। शलजम की जड़ बढ़ती रहेगी। बाद में वही असली पेट भरने वाला खाना होगा।
पहली फसल पहले बीमारों, बुजुर्गों और बच्चों को दो। बाकी लोग हर बर्तन दलिया में एक मुट्ठी डालें। बाहरी पत्ते तोड़ो, अंदर का कोर छोड़ो। पहले कमजोर फिर मजबूत। जो जड़ उखाड़ेगा उसके अंक काटे जाएंगे, अंक काटे जाएंगे। मुर्गियां कटी हुई सब्जी, कीड़े और थोड़ा छोकर खाएंगी। खरगोश सूखी घास और सब्जी के डंठल खाएंगे। अंडे से पोषण मिलेगा। खरगोश जल्दी बढ़ते हैं। गोबर किण्वित होकर गर्म शेड में गर्मी पैदा करेगा, फिर खाद बन जाएगा। सब्जी पशुओं को, पशुओं का गोबर सब्जी को खाद। कोई बर्बाद नहीं होगा। बाप रे, एक खरगोश की पेशाब का भी तुम काम निकाल लोगे। वर्मा के किले में मल भी व्यर्थ नहीं जा सकता। सब्जी पशुओं को, खाद सब्जी को कुछ बर्बाद नहीं होता। अरे बाप रे, एक खरगोश के पेशाब का भी काम निकाल लोगे। वर्मा के किले में गोबर भी बेकार नहीं जाता। मुझे लात मारी। तंदुरुस्त है, हमें बच्चे देगी। पहला अंडा साझा गोदाम में जाएगा। कोई चुरा नहीं सकता। साझा गोदाम में नहीं, सेने की जगह में जाएगा। एक अंडा एक बार का खाना से निकली मुर्गी सालों अंडे देगी। एक अंडा बच्चे का एक बार खाना मुर्गी निकली तो आगे अंडे देगी और चूजे निकालेंगी। यह अंडा नहीं खाना। 3 बार ड्यूटी 3 बार हादसा। जूते के निशान, लाल मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े मेल खाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। अंदर का गद्दार बेनकाब हो गया। 3 बार पहरा दिया, 3 बार हादसा हुआ। हर बार उसने बताया कि हवा से उड़ गया, चूहों ने काट दिया। खुद याद गलत था, लेकिन उसी रात उसने रिकॉर्ड में लिखा था कि गश्त सही थी। गश्त सही थी। सही थी तो अनाज खुद भाग गया। ये बुरादा और प्रबंधक झाव का नाम पट्टिका वह झाव वाली तख्ती बेर की लकड़ी की है। कट का निशान एक जैसा है। किनारों पर नमक की परत जमी है। के नम्बे मिसा में ये शिवा की चीरे हैं। अब देखो जूते के निशान की प्रतिलिपि। तलवे में एक गेहूं का डंठल फंसा है। मुर्गी घर की दहलीज पर आधा निशान और राजेश के इस जूते से बिल्कुल मेल खाता है। कुछ फटे पुराने कागजों पर मुझे दोषी मान रहे हो? मैं रात को किले की रखवाली करता हूँ, तुम्हारा बलि का बकरा बनने के लिए नहीं। तो आज तुम पर मुकदमा नहीं चल रहा, बल्कि तुम्हें अपनी बात कहने का मौका दे रही हूँ। अगर तुमने नहीं किया, सबूत पेश करो। अगर तुमने किया, बताओ किसने तुमसे करवाया। तुम सब बिना दर्जे की विधवाएं और बेकार पढ़े लिखे सच में वर्मा के किले को सरकार समझ बैठे हो। वर्मा के किले की कोई सरकार नहीं है, लेकिन महान साम्राज्य ओयन का कानून अब भी लागू है। जनता की सभा की पुरानी प्रथा कानून में साफ साफ लिखा है। हम उसी के अनुसार चलेंगे। आज यह एक अस्थायी सुनवाई है। वर्मा के किले में कोई अदालत नहीं जो हमें न्याय दे। तो पहले ओयन साम्राज्य के मौजूदा कानून के अनुसार और पहले से बनी किले की नियमावली के अनुसार अनाज चोरी, जनहानि और दुश्मन से मिली भगत, इन 3 आरोपों की जांच, सबूत, गवाह और खुद का बयान, तीनों चीजें होने पर ही दोषी ठहराया जाएगा। वह नकल उसी रात सील की गई थी। यह 10 दिन बाद का अनुमान नहीं है। जूते के निशान मिलते हैं, मिट्टी के नमूने मिलते हैं, बेर की लकड़ी के टुकड़े गुप्ता के बोर्ड से जुड़े हैं, और तुम कहते हो कि हवा से आया। तू कहता है कि तू उस रात पश्चिमी दीवार पर था। पश्चिमी दीवार पीली मिट्टी की है, लाल मिट्टी सिर्फ मुर्गी खाने की दहली पर है। तेरे जूते वहाँ कैसे पहुँचे? झगड़ालू, मुझे मत छू। मत हिलो। अर्जुन गुप्ता ने मुझे यह करने को कहा। उसने कहा, जब तक वर्मा का किला नहीं उठ पाता, मुझे अनाज देगा, मुझे औरत देगा। तुम लोग समझते हो कि वह नमक जान बचाएगा। गुप्ता जी को नमक का नुस्खा चाहिए, गर्म खेत का तरीका चाहिए, और तुम सबको हमेशा के लिए इस बंजर जमीन में फंसाए रखना चाहता है। तूने 2 मन अनाज के लिए पूरे किले के लोगों की जान दांव पर लगा दी। अगर मैं नहीं चुराता तो कोई और चुरा लेता। तुम लोग 2 विधवाओं के साथ क्यों पेट भर खाते हो, और मैं राजेश पटेल सिर्फ मिट्टी खोदता रहूं? अराजकता बस यहीं तक। राजेश पटेल ने सरकारी अनाज चुराया, गर्म खेत को नुकसान पहुंचाया, किले की सुरक्षा की जानकारी लीक की। सबूत और बयान मेल खाते हैं। आज पुराने कानून और मौजूदा किले के नियमों के अनुसार गुप्ता परिवार का चुराया हुआ माल जब्त किया जाता है। किले में सभी पदों और व्यापारिक अधिकारों को रद्द किया जाता है। वर्मा के किले से निष्कासित किया जाता है, हमेशा के लिए वापस नहीं आ सकता। राजेश पटेल ने सार्वजनिक अनाज चुराया, हॉट हाउस को नष्ट किया, किले की सुरक्षा का रहस्य उजागर किया। सबूत और बयान एक समान हैं। आज प्राचीन कानून और मौजूदा किला नियमों के अनुसार झाओ परिवार का चुराया हुआ माल जब्त किया जाता है। किले के भीतर सभी पदों और व्यापार अधिकारों को रद्द किया जाता है। वर्मा के किले से निष्कासित किया जाता है और कभी वापस नहीं आ सकता।
उसकी तस्वीर पश्चिमी द्वार पर लगी है। यह किले में नहीं आ सकता, अनाज नहीं ले सकता, वर्मा किले की सार्वजनिक संपत्ति का व्यापार नहीं कर सकता। जो भी उसे चुपके से लाया, गद्दार के समान दंड मिलेगा। तुम मुझे निकालने की हिम्मत करते हो? किले के बाहर इतनी ठंड में एक रात भी इंसान को दफना सकती है। जब तुम किला बेच रहे थे तो ठंड का ख्याल क्यों नहीं आया? इसे ले जाओ, आज से वर्मा का किला गद्दारों को नहीं पालता। पुराने विद्वान, तुम मुझे सजा देने के लायक हो। तेरा बेटा और बहू तुझे नहीं चाहते। तू यहाँ क्या पाखंड दिखा रहा है? यह झाओ परिवार का संपर्क कोड है। उसने वर्मा के किले का शीतकालीन अनाज का प्रबंध भेज दिया है। वर्मा का किला एक अप्रबंधित क्षेत्र है। शाही दरबार कोई अधिकारी नहीं भेजता, सेना तैनात नहीं होती। अगर कुछ होता है तो कोई न्याय नहीं। लेकिन महान साम्राज्य ओयन का कानून है। हम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि कोई नहीं देखता कि जिसकी मुट्ठी बड़ी हो वही सही है। राजेश पटेल के मामले ने एक खामी उजागर की। पुराने कानून है, लेकिन वर्मा के किले की अपनी कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। राजेश पटेल के मामले से एक खामी सामने आई है। पुराने कानून है, लेकिन वर्मा के किले के लिए कोई अपनी जांच प्रक्रिया नहीं है। आज से अनाज चोरी, चोट पहुंचाना, आग लगाना, पानी बर्बाद करना, किले की सुरक्षा भेदना। पहले भौतिक साक्ष्य सुरक्षित करें, फिर गवाहों और आरोपी के बयान सुने। संबंधित प्रबंधक को अलग रहना होगा, खुद अपना मामला नहीं चला सकते। दंड भी स्तरों में बांटे गए हैं। पहली बार में नुकसान की भरपाई करें, एक दिन का भत्ता रोकें। दूसरी बार में निलंबित कर सेवा दें, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। ग्रीन हाउस, औषधि उद्यान, जल शोधन केंद्र, चिकन और खरगोश के बाड़े जो पूरे किले को खतरे में डाले। 3 लोगों की समीक्षा और सार्वजनिक चर्चा के बाद किले से बाहर निकाला जा सकता है। बूढ़ों, बच्चों और बीमारों का मूल राशन सामूहिक सजा के रूप में नहीं काटा जा सकता। और सीमांत सैनिकों के शहीद होने पर उनके अनाथ बच्चे और विधवाएं, वे किसी के भरण पोषण के बोझ नहीं हैं। सब्जी उगाना, नमक बनाना, सिलाई करना, रात की पहरेदारी, सब वर्मा के किले को संभाले हुए हैं। नियमों को उनका राशन सुनिश्चित करना चाहिए और उनकी हर एक मेहनत का हिसाब रखना चाहिए। आदमी तलवार लेकर इस जमीन की रक्षा करते थे। आदमी नहीं रहे, औरतें फिर भी आधा आसमान संभाल सकती हैं। ऑनडियाट बेरा, जिस किसी के पास शिकायत हो वह चुपके से झगड़ा न करे, आकर इस पुरानी ढपली को बजाए। मेरी जीभ कड़वी है लेकिन आंखें अंधी नहीं हैं। मैं सबके लिए गवाही देने को तैयार हूं। एक और बात, जिसके पास शिकायत हो वह आपस में न लड़े बल्कि इस ढोल को बजाए। मेरी जुबान तो खराब है लेकिन आंखें अंधी नहीं। मैं सबके लिए गवाही देने को तैयार हूं। अगर मुखिया पक्षपात करके गलत फैसला दे तो फैसले से असहमत हों तो उसी दिन ढोल बजाकर अपील करें। मूल मुखिया को हटाया जाए। 3 असंबंधित प्रतिनिधि पुनः जांच करें। हर माह हिसाब किताब सार्वजनिक हो। मुखिया की गलती पर भी आम सजा लागू हो। देवांशु जी, हिसाब रखें। सुखदेव, सामान जांचें। स्मृति, तकनीक देखें। तीनों एक दूसरे पर नजर रखें। कौन हाथ डालेगा? पहले उसका हाथ काटूंगी। पहले नियम से जांच करो, फिर काटूं। छी, फिर सजा दूं। हा हा हा। अनपढ़ चित्र देखें, जिन्हें समझ न आए वे आकर पूछें। ये नियम सिर्फ पढ़े लिखों के लिए नहीं है, बल्कि हर कोई इन पर चल सके। आज से सार्वजनिक अनाज 3 हिस्सों में बांटा जाए। आपातकालीन अनाज, बीज अनाज और आरक्षित अनाज। आपातकालीन अनाज रोज जनसंख्या के अनुसार बांटा जाए। बीज अनाज को कोई नहीं छू सकता। आरक्षित अनाज केवल आपदा, युद्ध या महामारी में खोला जाए। अंडा नहीं खाऊंगी, चूजे निकालने के लिए रखो जो मुझे बेवकूफ समझे। तो मैं उसे अगले साल भी पेड़ की छाल चबाने दूंगी। अर्जुन गुप्ता को नमक का नुस्खा और ग्रीन हाउस चाहिए और हमें हमेशा यहाँ फंसाए रखना चाहता है। वह सिर्फ एक खेप लूटना नहीं चाहता, बल्कि वर्मा के किले को फिर से कीचड़ में धकेलना चाहता है। इसलिए कल से वर्मा का किला सिर्फ जीने की कोशिश नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक गोदाम में अनाज बचे, ग्रीन हाउस में अतिरिक्त उत्पादन हो, हर आने वाले को काम मिले और नियमों का पालन हो। किले के नियमों से नींव रखें, श्रम अंकों से विभाजन तय करें, माल से व्यापार करें। 1 और साल ये जगह फिर से बंजर नहीं रहेगी। पहले बड़ी बातें मत करो। अगर 1 साल बाद भी मेरा पेट नहीं भरा तो तुम तीनों को सजा दूंगी। तो आज से शुरू करते हैं। पेट न भरना, ये 3 शब्द वर्मा के किले के शब्दकोश से हटा दो। चाचा, क्या अगले साल सच में पेट भरेगा? हाँ, करो। अगला कदम है बचे हुए सामान को लेना और वर्मा के किले में जिस चीज की कमी है उसे बदलना।
आज 30 किलो पत्तेदार सब्जी मिली, 60 किलो शलजम, 12 अंडे, खरगोश की खाद के 2 टोकरे। पत्तेदार सब्जी और शलजम राहत अनाज और अतिरिक्त उपज में बांट दिए। सभी अंडे सेने के घोंसले में डाल दिए। खरगोश की खाद दूसरे और तीसरे शेड के लिए रखी गई। यह चीज पहले जंगली जड़ थी, अब इससे लोहे की कड़ाही और तेल का कपड़ा मिल सकता है। वर्मा का किला अब सिर्फ भीख मांगने वाला नहीं रहा। पहले बेतरतीब मत बेचो। अतिरिक्त उपज को 3 श्रेणियों में बांटो। आधा बीज, लोहे के औजार और दवाओं के बदले, 30% तेल, नमक और कपड़े के बदले, 20% नकद के बदले। पहले कमजोरियां सुधारो, फिर अमीरी की बात। नमक, दवा, सर्दियों की सब्जी, पौधे, खरगोश की खाद, एकीकृत गुणवत्ता जांच, एकीकृत हिसाब किताब, एकीकृत व्यापार। अंडे अभी नहीं बेचे जाएंगे, सभी अंडे सेने और झुंड बढ़ाने के लिए। अईजेरी कब कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से सार्वजनिक संपत्ति नहीं बेच सकता, घटिया चीज को अच्छा बताकर नहीं बेच सकता। सार्वजनिक संपत्ति के व्यापार से आय पहले सार्वजनिक खाते में जाएगी, फिर श्रम अंकों के अनुसार उत्पादन में भाग लेने वालों को दी जाएगी। अतिरिक्त लाभांश दिया जाएगा। व्यक्तिगत श्रम अंकों से भी सामान खरीदा जा सकता है। 20 थैली शुद्ध नमक, 10 डिब्बे मरहम, 6 टोकरे शलजम, 2 ट्रे पौधे, 12 अंडे। अंडे सेने के घोंसले में डालो। कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जो सामान निकाला जा रहा है, जो एक भी कम करेगा, मैं उससे हिसाब खिलवा दूंगी। हर सामान पर बैच, तारीख और जिम्मेदार लिखो। अगर खरीदार पूछे, हिसाब दिखाओ। अगर कोई समस्या हुई, हिसाब के अनुसार व्यक्ति ढूंढो। यही एक व्यापारिक संस्थान का प्रारंभिक रूप है। सार्वजनिक खाते से लाभ, भाग लेने वालों को लाभांश, श्रम अंकों से सामान और पैसा दोनों मिल सकता है। वर्मा का किला पहले सामान, फिर विश्वास। विश्वास होने पर ही पैसा और अनाज चक्रित हो सकता है। इस बार लोहे की कड़ाही बदलेंगे, अगली बार सन का कपड़ा बदलेंगे। मैं एक और शेड सब्जी लगाऊंगा। क्या अगले साल बच्चों को पेड़ की छाल नहीं खानी पड़ेगी? हाँ, तुम बेकार नहीं हो, बस पहले कोई तुम्हारी काबिलियत को सामान में नहीं बदल पाया। तो पहली बार चांदी कमाने की कोशिश नहीं है, बस विनिमय को नियम बनाना है। माल की कीमत स्पष्ट लिखें, वजन की पुष्टि करें। यदि कोई विवाद हो, सीमांत सैनिक दल से माल जांच करवाएं, देवांशु से हिसाब मिलाएं। 20 बोरी शुद्ध नमक, 10 डिब्बे मरहम, 6 टोकरी शलजम, 2 ट्रे पौधे, 10 लोहे की कड़ाही के बदले 8 थान सन का कपड़ा, 3 पैकेट सब्जी के बीज, 2 घड़े दीपक का तेल, दोनों पक्ष अंगूठा लगाएं, हर एक अपनी प्रति रखे। यह कपड़ा किले के बुजुर्गों के लिए काफी है, एक एक को सर्दी का कोट बनाने के लिए। पहला व्यापार अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि वर्मा के किले को बेघर बंजर जमीन से एक ऐसी जगह बनाना है जहां लोग व्यापार करने आए। सब धीरे धीरे पियो। कौन हिम्मत करता है बुजुर्गों का कटोरा छीनने की? मैं उसका मुंह सी दूंगी। पहले हम सोचते थे कि आज कैसे जीवित रहें, अब हम सोचने लगे हैं कि कल कैसे बेहतर जी सकें। कानून स्थापित, अनाज सुरक्षित, व्यापार सुचारू। वर्मा के किले की जड़ें गहरी हो गई हैं। तो इस दलिया के लिए टोस्ट करें, हमारे बचे रहने के लिए और थोड़ी इंसानियत से जीने के लिए। पेट भरा तो काम करो। वर्मा का किला जीवित हो गया। अब समय है उन लोगों को दिखाने का जो हमें मरा देखना चाहते हैं, कि जीवित रहते हुए पलटवार करना क्या होता है। उनके व्यापार मार्ग को बंद करो और ऊंची कीमत पर नमक बनाने और सब्जी उगाने वालों को छीन लो। मैं चाहता हूं कि वर्मा के किले के पास माल हो, पर बिके नहीं और लोग वहां टिक न सकें।